हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की आस। आज मैं आप लोग के साथ आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों के लिए डीसी मशीन लेके आई हूँ, ठीक है। जिसमें मैं आपका डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों साथ में पढ़ाऊँगी, ठीक है। अगर आप ये 2 घंटे का वीडियो देख लेते हो तो आपका डीसी मशीन का एक भी क्वेश्चन आपके आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 ट्रेड पेपर में नहीं छूटेगा, ठीक है। इसमें मैं आपके मोटर की थ्योरी, जनरेटर की थ्योरी और साथ में मैं आपके एमसीक्यू भी करवाऊंगी। क्या क्या करवाऊंगी? आपका डीसी मशीन में आपका जो मोटर है वो, उसमें आपका फिर जनरेटर है वो पार्ट को, और साथ साथ उनके जितने भी आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू मैं सारा यहाँ पे करवाऊंगी। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आप कंफर्म रहना कि आपका डीसी मशीन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद मैं फिर सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर, या फिर उसी को हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं, उसका भी मैं 1-2 घंटे या 2.5 घंटे का वीडियो लेके आऊँगी नेक्स्ट, ठीक है। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका फिर पूरा मशीन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आपका डीसी मशीन। इससे पहले मैंने आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी फंडामेंटल, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, अर्थिंग, ये सब मैंने सारा आपका कंप्लीट करवा दिया है, प्लस थ्योरी और एमसीक्यू। और आपको साथ ही साथ मैराथन वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोग के साथ जो स्टार्ट करी हूँ वो आपका डीसी मशीन है। क्या है? आपका डीसी मशीन। और आपके ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले के लिए, क्योंकि पूरा मशीन कम से कम आपका 15 नहीं 20 से 25 मार्क्स लेके बैठा हुआ है। आप अगर पूरा मशीन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो ना तो आपका 20 से 25 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके मशीन, जैसे कि आपका मशीन में कौन कौन सा पार्ट आ गया, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, फिर आपका सिंक्रोनस जनरेटर जिसको हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये पूरे आपके 20 से 25 मार्क्स लेके बैठे हुए हैं आपके एग्जाम में। सोच रहे हो, जब 20 से 25 मार्क्स आपके मशीन से आ जाएंगे तो बाकी जितना आप पढ़े हो उससे क्या आप 10 नंबर नहीं लाओगे? आराम से लोगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप अभी भी इस वीडियो को प्रॉपर देख लेते हो तो आपका 50 में 50 मार्क्स पक्का है, कंफर्म है, जो मेरे को शुरू से क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को जैसा कि पता है कि मैं सारे नोट्स को क्या की हूँ, शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट की हूँ, और मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट क्या किया, आपको लिखाया और आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगी, ठीक है। देख लीजिए, ये आपका क्या है, नोट्स है। यहाँ पे देखिए, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर, सारे का आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर, यहाँ पे सारे का नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए 9430851094 पे आप मैसेज कर सकते हैं और नोट्स क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, और वीडियो प्रिंट निकाल करके क्या कर सकते हैं, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम नहीं है कि आप लोग नोट्स बनाएं और फिर आप रिवाइज करें और क्लास करें, ठीक है। अगर ये आप को नोट्स चाहिए तो आपको ये बस 139 रुपीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्या, डीसी मशीन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डीसी मशीन, ठीक है। ट्रेड वाले बच्चों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये वीडियो कंटिन्यू कर लेते हो, ठीक है, तो आपका पूरा डीसी मोटर और जनरेटर का एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जितने भी आएंगे सारा बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, शुरू से ले करके आपको लास्ट तक क्या करना है, इस पूरे वीडियो को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। क्या करना है? कंप्लीट करना है। क्योंकि मैं आप लोग के बोलने पे ही मैं डीसी मशीन का वीडियो लेके आई हूँ, ताकि आप लोग का कोई भी चैप्टर छूटे ना, ठीक है। मैं आप लोग के लिए क्या लेके आई हूँ, डीसी मशीन। और इस वीडियो में मैं डीसी मशीन में आपका डीसी मोटर और जनरेटर एक साथ करवाऊंगी और फिर उसका सारा क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डीसी मोटर और जनरेटर। तो देखिए, डीसी मोटर, हम लोग डीसी मशीन में जो है, हम लोग डीसी मशीन में क्या करते हैं, डीसी मोटर पढ़ते हैं और डीसी जनरेटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डीसी मशीन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डीसी मोटर पढ़ते हैं और डीसी जनरेटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डीसी मशीन में हम लोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? तो डीसी मोटर क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है। क्या लेता है? आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, और वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सप्लाई प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सप्लाई प्रोवाइड करता है। आउटपुट में आपको क्या प्रोवाइड करता है,
तो आउटपुट में आपको वो मैकेनिकल सप्लाई करता है। क्या करता है? मैकेनिकल सप्लाई। आप लोग जानते होंगे मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। क्या करता है? आपका कन्वर्ट करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? जो डीसी मोटर होता है वो क्या करता है? आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? आपके मैकेनिकल सप्लाई में क्या करता है? चेंज करता है। क्या करता है? आपके मैकेनिकल इनपुट, मैकेनिकल सप्लाई, मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है? आपके चेंज करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? एकदम ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट। डीसी मशीन में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक तो डीसी मोटर और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग डीसी जनरेटर। क्या पढ़ते हैं? पहला मैम पढ़ते हैं डीसी मोटर और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग डीसी जनरेटर। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? अब डीसी मोटर क्या करता है मैम? डीसी मोटर क्या करता है? मैकेनिकल आउटपुट को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल आउटपुट को आपके मैकेनिकल में चेंज करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इनपुट को मैकेनिकल में क्या करता है? चेंज करता है। कौन करता है आपका? तो मैम ये हमारा डीसी मोटर करता है। कौन करता है? आपका डीसी मोटर करता है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है आप लोग को? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो देखिए मैं और क्या बता रही हूँ, आपका जो डीसी जनरेटर है वो क्या करता है? तो डीसी जनरेटर कुछ नहीं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, किसमें? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। किसको किस में कन्वर्ट करता है मैम? मैकेनिकल को, मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। अगर हम इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है? देता है। क्या करता है? देता है। तो एक खास अंतर समझ में आया कि डीसी मशीन क्या करता है मैम? डीसी मशीन दो तरह का होता है, एक तो होता है डीसी मोटर और दूसरा होता है डीसी जनरेटर। क्या होता है आपका? एक होता है आपका डीसी मोटर और एक होता है आपका डीसी जनरेटर। यहाँ तक क्लियर है आपको? डीसी मोटर क्या करता है? डीसी मोटर क्या करता है मैम? डीसी मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इनपुट को मैकेनिकल आउटपुट में क्या करता है? चेंज करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल आउटपुट को मैकेनिकल इनपुट में, इलेक्ट्रिकल इनपुट को मैकेनिकल आउटपुट में चेंज करता है। यस मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। या फिर आप ये बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। कौन करता है? मोटर करता है। कौन करता है? मोटर करता है। और डीसी जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब मैकेनिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल आउटपुट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग का? आपसे पूछेगा कि डीसी मशीन है जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है मैम? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए ये क्या है? ये आपका फील्ड वाइंडिंग है। क्या? ये आपका फील्ड पोल है। ये आपका एक फील्ड वाइंडिंग है। मान लीजिए ये ऐसे लिए हैं, इसको इस तरह से बनाए, इस पे हम लोग क्या किए हैं? तार लपेट दिए। क्या किए हैं? तार लपेट दिए हैं। ठीक है, ये आपका स्टेटर फील्ड है। क्या है? स्टेटर जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? स्टेटर, जो आपका स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। इस पे हम लोग क्या किए? कॉपर का वायर लपेट दिए। क्या किए? कॉपर का वायर हम इस पे लपेट दिए हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डीसी मोटर का वर्किंग। किसका वर्किंग पढ़ रहे हैं? डीसी मोटर का। दम ध्यान से सुनिएगा, दम सेम टू सेम है। थोड़ा बहुत बस डिफरेंस रहता है कि वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर करता है और मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करता है। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एक एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? ये आपका क्या है? ये आपका मैम ये मेरा स्टेटर है। क्या है? आपका स्टेटर है। इस पे हम लोग क्या किए हैं? वाइंडिंग किए। क्या किए हैं? वाइंडिंग किए। फिर उसके बाद ये आपका क्या है? रोटर है। क्या है? आपका रोटर। रोटर को हम लोग आर्मेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। ठीक है, इस पे भी क्या है? ये भी, इस पे भी वाइंडिंग किया हुआ है। ये भी कंडक्टर है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है? जब हम इसमें बाहर से इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है। क्या फ्लो होगा? आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, करंट यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है? आपको पता है कि जब भी हम कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूज होता है। और ईएमएफ इंड्यूज होने के बाद क्या होता है? करंट भी इंड्यूज होता है। तो यहाँ से यहाँ क्या होता है? आपका मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। एकदम ध्यान से समझिएगा हम क्या बता रहे हैं। देखिए, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग किस में रखते हैं मैम? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। किस में रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो क्या होता है?
ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, इस पे क्या होता है, एक फोर्स लगता है। क्या लगता है आपका? फोर्स लगता है। और फोर्स की वजह से क्या करता है, ये रोटेट करता है। फोर्स की वजह से क्या करता है, ये रोटेट करता है। आपका आर्मेचर जो है क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लगता है। क्या करने लगता है आपका? रोटेट करने लगता है। समझ में आया? तो हम लोग को यही रोटेशन ही तो चाहिए। क्या चाहिए हमको? मैकेनिकल एनर्जी तो चाहिए। तो ये क्या करने लगता है आपका? रोटेट करने लगता है। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है आपका, नॉर्थ से साउथ की ओर क्या जा रहा है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो कंडक्टर होता है उस पर फोर्स लगता है। ये भी क्या है, एक तरह का कंडक्टर तो ही है। ये रोटर भी क्या है, कंडक्टर से ही मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्या होता है, एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है। समझ में आया? या फिर हम बोल सकते हैं एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है? एक टॉर्क लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? तो देखिए क्या बोल रहा है। और ये जो टॉर्क का डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है, इसका मूवमेंट किधर होगा, इसको हम लोग किससे निकालते हैं मैम? तो इसको हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। क्या करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या करते हैं, पता करते हैं। तो डीसी मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करता है। और ये किस पे वर्क करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और इसमें क्या होता है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किस में रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर एक फोर्स एक्ट होता है और जिसकी वजह से वो क्या होता है, रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है। और इस रोटेशन का, डीसी मोटर के रोटेशन का पता हम लोग किससे लगाते हैं मैम? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से लगाते हैं। किससे पता लगाते हैं आप? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो आपको पता होगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड रूल है। ये आपका थंब है, ये क्या है आपका अंगूठा है, ये आपका फोर फिंगर है, ये आपका क्या है, फोर फिंगर, ये आपका तर्जनी है, क्या है, तर्जनी, और ये क्या है, मिडिल फिंगर है, बीच वाला उंगली है। ठीक है, तो आपका जो फोर फिंगर होता है, ये जो फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड को। और इसको हम लोग कितने डिग्री पे रखते हैं? 90 डिग्री पे रखते हैं। कितने पे रखते हैं मैम? 90 डिग्री पे। तो फोर फिंगर बताता है आपके मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर आपके करंट को बताता है, और जो आपका थंब होता है ये बताता है, ये जो अंगूठा है ये बताता है कि जो आपका मोटर है उसका रोटेशन किधर है, डायरेक्शन किधर है, किधर फोर्स लग रहा है, किधर टॉर्क लग रहा है। समझ में आया? तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो डीसी मशीन है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है मैम? एक होता है डीसी मोटर और एक होता है आपका डीसी जनरेटर। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इसमें क्या होता है, डीसी मोटर में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और ये किस में कन्वर्ट कर देता है मैम? तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। डीसी जनरेटर में क्या होता है, हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी मोटर जो होता है मेरा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, और डीसी जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका वर्किंग क्या होता है, डीसी मोटर का वर्किंग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, डीसी मोटर का वर्किंग क्या होता है, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब वैसा कंडक्टर जिसके अंदर से क्या हो रहा, धारा पास हो रहा, क्या हो, विद्युत धारा गुजर रहा हो। जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर पे क्या होता है, एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है। क्या होने लगता है? वो रोटेट होने लगता है। क्या होने लगता है? रोटेट होने लगता है। तो उसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत? और जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है वो किससे हम लोग पता करते हैं मैम? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं। किससे पता करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में? मैम जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में जो फोर फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, जो मिडिल फिंगर होता है वो करंट को बताता है, और जो थंब होता है, अंगूठा होता है, वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, फोर्स या टॉर्क को बताता है। यस मैम, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, जो आपका मोटर होता है वो दो तरह का होता है।
सॉरी, आपका जो मोटर होता है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का। मैं एक पेज ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो जो आपका मोटर होता है, जो डीसी मोटर होता है आपका, यहाँ पे हम लिखते हैं जो डीसी मोटर होता है आपका 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है मैम? 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका संट मोटर, डीसी संट मोटर। एक होता है आपका डीसी सीरीज मोटर। क्या होता है आपका? डीसी सीरीज मोटर। और तीसरा होता है आपका कंपाउंड मोटर। क्या होता है? कंपाउंड मोटर। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में? यस मैम, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। 3 तरह का मोटर होता है आपका। एक होता है डीसी संट मोटर, एक होता है आपका डीसी सीरीज मोटर, और तीसरा होता है आपका कंपाउंड डीसी मोटर। क्या होता है? कंपाउंड डीसी मोटर। तो डीसी संट मोटर में क्या होता है आपका? मैं फिगर के थ्रू समझाती हूँ। डीसी संट मोटर में जो आपका फील्ड वाइंडिंग होता है वो आपके आर्मेचर वाइंडिंग के क्या होता है? पैरेलली कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? आपके आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलली कनेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? फील्ड वाइंडिंग है। और ये आपका क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए, जो आपका एक बात और याद रखिएगा, जो आपका रोटर होता है, रोटर के वाइंडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोटर वाइंडिंग को ही आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। और स्टेटर वाइंडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। और फील्ड वाइंडिंग का क्या काम होता है? वर्किंग फ्लक्स को प्रोड्यूस करना। फ्लक्स को क्या करना? प्रोड्यूस करना। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत है समझने में? तो आप बोलिएगा नो मैम, यहाँ तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या चलते हैं? आगे चलते हैं। मैंने क्या क्या बताया कि मैम डीसी जो मोटर होता है वो 3 तरह का होता है। डीसी संट मोटर, डीसी सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर भी आगे चल के बट जाता है। एक होता है आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड। क्या होता है मैम? क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। और दूसरा होता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। क्या होता है आपका? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो ये बात भी हम समझेंगे। तो डीसी संट मोटर में जो आपका फील्ड वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टेटर वाइंडिंग जो होता है वो आपके आर्मेचर वाइंडिंग या फिर रोटर वाइंडिंग के साथ कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलली कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है? आपके पैरेलली कनेक्ट होता है। तो यही लिखा हुआ है कि जो आपका डीसी संट मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो होता है कनेक्टेड पैरेलल टू द आर्मेचर वाइंडिंग। कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलली कनेक्ट होता है आर्मेचर वाइंडिंग के। यस मैम, समझ में आ गया। तो देखिए, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई हूँ। ये आपका क्या है मैम? ये मेरा फील्ड वाइंडिंग है। क्या है? फील्ड वाइंडिंग। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये क्या है? आपका आर्मेचर वाइंडिंग है। ये क्या है? आपका आर्मेचर वाइंडिंग है। क्या है? आपका आर्मेचर वाइंडिंग। और ये कैसे कनेक्टेड है? तो मैम ये पैरेलल में कनेक्टेड है। और जब हम इधर से सप्लाई देंगे तो ये आई क्या हो जाएगा? 2 भाग में बढ़ जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा आपका आई ए, और ये हो जाएगा आपका ISH। क्या हो जाएगा? ISH। तो इसमें जो IA बराबर होता है, आई बराबर जो होता है वो IA प्लस ISH के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? IA बराबर जो होता है IA प्लस ISH का बराबर होता है। मैम I क्या है? तो I आपका आर्मेचर करंट है। क्या? आर्मेचर वाइंडिंग करंट है। ISH क्या है? संट वाइंडिंग करंट है। क्या है? संट वाइंडिंग करंट है। RA क्या है? आपका आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है। और V क्या है? आपका सप्लाई वोल्टेज है। और I क्या है? आपका सप्लाई करंट है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो मैं आपको क्या बताई कि जो डीसी करंट मोटर में जब हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से एक I करंट आता है जो कि यहाँ पे IA हो जाता है, और यहाँ पे ये ISH होता है। तो I बराबर क्या हम लोग जाने? IA प्लस ISH। किस में जाने मैम? डीसी संट मोटर में जाने। क्या जाने? डीसी संट मोटर में जाने कि जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कैसे कनेक्ट होता है मैम? तो पैरेलल में कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है? आपके पैरेलल में कनेक्ट होता है। और इसमें जो आई का इक्वेशन होता है, करंट का इक्वेशन होता है आर्मेचर करंट प्लस आर्मेचर वाइंडिंग करंट प्लस संट वाइंडिंग करंट। क्या होता है आपका? संट वाइंडिंग करंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को समझने में? तो आप बोलिएगा नो मैम, यहाँ तक तो हमको कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर का। तो डीसी सीरीज मोटर में जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग जो है, आपका आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो आपका क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? सीरीज में कनेक्टेड होता है। क्या होता है?
सीरीज में कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्ट होता है आपका? सीरीज में कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है आपका? सीरीज में। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका सप्लाई आप दिए यहाँ से, ये IA हुआ, ये RAC हुआ, सीरीज में कनेक्टेड है, और इससे करंट पास होगा तो IAC, और यहाँ से IA, तो ये IA बराबर ISC बराबर क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है आपका आर्मेचर करंट, फिर आपका फील्ड वाइंडिंग करंट या फिर आपका नॉर्मल करंट क्या होते हैं, तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो DC सीरीज मोटर होता है मैम, उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो कनेक्टेड होता है सीरीज में आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। देखिए है सीरीज में कनेक्टेड, यस मैम। इसमें जो I बराबर क्या होता है? ISC प्लस IA। क्या होता है आपका? ISC प्लस IA बराबर IA। क्या होता है? I बराबर ISC बराबर IA। समझ में आया आपको यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में तो हमको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत समझ के पढ़िएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड DC मोटर का। किसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं? तो मैम अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड DC मोटर का। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? कंपाउंड DC मोटर का, ठीक है। तो कंपाउंड DC मोटर में क्या होता है ना, जो फील्ड वाइंडिंग का जो पार्ट्स होता है, कुछ पार्ट तो सीरीज में और कुछ पार्ट क्या होते हैं? पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सम पार्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग इज पैरेलल एंड सम पार्ट ऑफ सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के साथ क्या होता है? कुछ पार्ट तो सीरीज में होता है और कुछ पार्ट क्या होता है आपके पैरेलल में होता है। क्या होता है? पैरेलल में। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, कुछ पार्ट क्या है? सीरीज में है, कुछ पार्ट पैरेलल में। देखिए यहाँ पे सीरीज में है, यहाँ पे पैरेलल में। तो इस तरह के मोटर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड DC मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके? कंपाउंड DC मोटर बोलते हैं, ठीक है। DC मोटर का मैंने वर्किंग क्या पढ़ाया कि DC मोटर जो आता है आपका फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसका रोटर या आर्मेचर क्या होता है? घूमने लगता है। क्या करने लगता है? घूमने लगता है। यस मैम, समझ में आ गया। जो DC सीरीज मोटर में जो हम लोग डायरेक्शन या रोटेशन या फोर्स का जो डायरेक्शन है वो किससे पता करेंगे मैम? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे। किससे पता करेंगे? आपके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। यस मैम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम DC जो आपका मोटर होता है वो 3 तरह का होता है। एक DC संट मोटर, एक होता है आपका DC सीरीज मोटर, और एक होता है मैम कंपाउंड मोटर। क्या क्या होता है? DC सीरीज मोटर, DC संट मोटर और कंपाउंड मोटर, ठीक है। मैम DC जो संट मोटर होता है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग होता है या स्टेटर वाइंडिंग जो होता है वो पैरेलली कनेक्टेड होता है। किससे? आर्मेचर वाइंडिंग या रोटर वाइंडिंग से। यस मैम, समझ में आ गया। इसमें जो I बराबर होता है IA प्लस ISH होता है। क्या होता है आपका? IA बराबर जो होता है IA प्लस ISH होता है। यस मैम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। DC सीरीज मोटर में आपका फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो कनेक्टेड होता है आपके सीरीज में आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। यस मैम, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। I बराबर इसमें क्या हो जाता है? ISC बराबर क्या हो जाता है? IA। क्या होता है? IA। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। अब हम बात कर रहे थे कंपाउंड DC मोटर का। किसके बारे में बात कर रहे थे? कंपाउंड DC मोटर। तो कंपाउंड DC मोटर में क्या होता है? सम पार्ट ऑफ फील्ड वाइंडिंग इज पैरेलल। कुछ पार्ट तो पैरेलल में होते हैं फील्ड वाइंडिंग के, और कुछ पार्ट क्या होते हैं? सीरीज में होते हैं। तो इस तरह के मोटर को क्या बोलते हैं? कंपाउंड DC मोटर। और ये भी क्या होता है आपका? 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है आपका? 2 तरह का। एक होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड और एक होता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड। क्या क्या होता है? एक होता है आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड DC मोटर और एक होता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड DC मोटर, ठीक है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड DC मोटर में क्या होता है? आपका जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होता है ये शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है। मान लीजिए ये फाई AC है और ये क्या है? फाई SH। तो यहाँ पे फाई बराबर जो आता है वो फाई SC प्लस फाई SH आता है। क्या आता है? क्यूमुलेटिव कंपाउंड में फाई बराबर क्या होता है? टोटल फ्लक्स जो होता है फाई SH प्लस फाई SC। इसमें क्या करता है आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होता है सपोर्ट करता है किसको? शंट फील्ड वाइंडिंग को। किसको? शंट फील्ड वाइंडिंग को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव बोलते हैं। और डिफरेंशियल कंपाउंड DC मोटर में जो होता है आपका जो फ्लक्स होता है वो आपका क्या करता है? डिफरेंशियल कंपाउंड DC मोटर में जो सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स होता है वो अपोज करता है शंट फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स के। किसको? शंट फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स के अपोज करता है। फाई बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे? फाई SH माइनस
फाई एसी, क्या हो जाता है फाई एस एच माइनस फाई एसी। आपको यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको? मैंने पढ़ाया कि डीसी मशीन का दो पार्ट, एक मोटर और एक जनरेटर। मोटर मैम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर मैम क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैम यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा डीसी मोटर हो और डीसी जनरेटर है जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। डीसी मोटर में मैम जो रोटर वाइंडिंग होता है उसको आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, जो स्टेटर वाइंडिंग होता है उसको फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जब हम इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में रखते हैं, तो वो क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो रोटेट कर जाता है। और इसका डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? मोटर के केस में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। मैम थंब इसमें बताता है मोशन डायरेक्शन या रोटेशन, फोर फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर होता है वो बताता है करंट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम इसका 3 टाइप होता है, डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर भी आगे चल के 2 तरह का हो जाता है, आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत समझने में? अब हम बात करते हैं डीसी शंट मोटर के बारे में थोड़ा ध्यान से। डीसी शंट मोटर मैंने क्या पढ़ाया कि जो डीसी शंट मोटर होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो आपके पैरेलल होता है आर्मेचर वाइंडिंग के। क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल होता है। मान लीजिए आप लोग यहाँ से वी फ्लक्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? वी फ्लक्स दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, आई यहाँ से आई निकला, यहाँ पे गया आपका आई ए करंट और ये गया आपका आई एस एच। तो आई बराबर हो जाता है आई ए प्लस आई एस एच। क्या हो जाता है आपका? आई ए प्लस आई एस एच। अगर आपका आर एस एच बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज वैल्यू है, तो आई एस एच क्या हो जाएगा? बहुत छोटा होगा। अगर आपका रेसिस्टेंस ज़्यादा रहता है तो आपको क्या पता है, करंट बहुत कम फ्लो करता है। यस मैम, तो करंट यहाँ से कम फ्लो होगा आई एस एच, तो आई किसके बराबर हो जाएगा? आपके आर्मेचर करंट के ही बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? तो बोलिएगा नो मैम। तो इसमें क्या होता है ना, आपके इसमें वोल्टेज में क्या होता है आपके, इसमें जब हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ये जो आपका रेसिस्टेंस है, आर्मेचर रेसिस्टेंस के पास में कुछ ड्रॉप होता है, कुछ पावर क्या होता है, डेसिपेट होता है। पावर क्या होता है? खत्म होता है, ऊर्जा लॉस होता है। क्या होता है आपका? ऊर्जा लॉस होता है। पावर का क्या होता है? डेसिपेशन होता है। ठीक है, तो आपको पता है पावर का किस फॉर्म में डिसिपेशन होता है? आई आर ए के फॉर्म में क्या होता है आपका? पावर लॉस करता है। क्या करता है? पावर लॉस होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या होता है आपका? वोल्टेज का ड्रॉप होता है। ठीक है, और साथ में साथ एक और, जब ये वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होता है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है और कुछ वोल्टेज यहाँ पे बैक ईएमएफ के रूप में हमको मिल जाता है। क्या मिल जाता है? बैक ईएमएफ के रूप में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है V बराबर आई ए प्लस आर ए प्लस ई बी। क्या हो जाता है आपका? आई ए प्लस आर ए प्लस ई बी। ई बी क्या है आपका? बैक ईएमएफ है या काउंटर ईएमएफ है। क्या है आपका? बैक ईएमएफ है या काउंटर ईएमएफ है। मैम बैक ईएमएफ का मतलब कि जिस सप्लाई वोल्टेज की वजह से वो जन्म लेता है उसी को वो क्या करता है? अपोज करता है, उसी का विरोध करता है। जैसे कहता है ना, हम तुमसे जन्म लिए लेकिन हम तुम्हारे को ही क्या करेंगे? अपोज करेंगे। आजकल का देख रहे हैं बच्चा लोग क्या करता है? अपने मम्मी पापा का ही अपोज करता है, अपने मम्मी पापा को ही गलत ठहराता है। तो वो क्या कर रहा है? उन्हीं से जन्म लिया और उन्हीं को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो वही काम करता है ये बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या करता है? आपके सप्लाई वोल्टेज से ही जन्म लेता है और उसी को क्या करता है? अपोज करता है। ठीक है, और ये अपोजिशन वाला काम कौन से लॉ से होता है? तो मैम लेंज लॉ से होता है। मैग्नेटिक में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, आपको वहां पे हम लोग समझाए थे। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है, आई ए बराबर V माइनस ई बी बटा आर ए। क्या हो जाता है? V माइनस ई बी बटा आर ए। अगर आप ई बी को बढ़ाते हो, क्या करते हो? बढ़ाते हो, तो आपका आई ए क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? आई ए घट जाएगा। अगर ई बी को घटाते हो तो आपका आई ए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आया, आई ए क्या है आपका? आर्मेचर का करंट है। क्या है आपका? आर्मेचर का करंट है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका डीसी मोटर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड करे, क्या करे? ज़्यादा से ज़्यादा आपका पावर क्या करे? डेवलप्ड करे, तो उसके लिए आपका बैक ईएमएफ का जो वैल्यू होना चाहिए वो सप्लाई वोल्टेज के आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके सप्लाई वोल्टेज के आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके सप्लाई वोल्टेज के आधा होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और जो आपका जब कोई मोटर या मशीन आपका मैक्सिमम पावर डेवलप्ड कर रहा होगा, मैक्सिमम पावर जनरेट कर रहा होगा, उत्पन्न कर रहा होगा, तो उस टाइम उसका एफिशिएंसी कितना होता है मैम? 50%। कितना होता है आपका?
50%। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत आप लोग को? तो अब बात करते हैं कि जो हम लोग का फोर्स प्रोड्यूस हुआ, जो टॉर्क लगा, वो टॉर्क का इक्वेशन क्या है। तो टॉर्क का इक्वेशन होता है, टॉर्क बराबर होता है टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स और आर्मेचर करंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फ्लक्स और आर्मेचर करंट के, ठीक है। तो के यहाँ पे क्या है आपका? कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाए तो फाई क्या है आपका? फील्ड फ्लक्स है, और आई ये क्या है आपका? आर्मेचर करंट है। तो ये इक्वेशन भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कभी कभी आपसे पूछता है ना कि बताइए डीसी मशीन में अगर हम उसके पोलैरिटी को, वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज जो दे रहे हैं उसके पोलैरिटी को रिवर्स कर दिए, मतलब पलट दिए, प्लस को माइनस कर दिए, माइनस को प्लस कर दिए, तो क्या डीसी मोटर का रोटेशन जो वो घूम रहा था ऐसे ऐसे, वो चेंज होगा? तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। सॉरी। जो आपका सप्लाई वोल्टेज होता है, अगर उसका पोलैरिटी हम लोग डीसी मोटर में रिवर्स कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उसका डायरेक्शन नहीं चेंज होता है। क्या नहीं होता है? उसका डायरेक्शन नहीं बदलता है, ठीक है। तो मैम डायरेक्शन कब कब चेंज होगा मोटर का? तो मोटर का डायरेक्शन तभी तब चेंज हो सकता है, आइदर हम लोग क्या करें, उसके फील्ड टर्मिनल को चेंज कर दें या फिर उसके आर्मेचर टर्मिनल को चेंज कर दें। मैम ये कैसे? तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आपका ये क्या है? आपका ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। ये क्या है? आपका आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है। ये आपका क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर है मान लीजिए। और हम यहाँ से क्या दे रहे हैं? सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सप्लाई वोल्टेज। और ये आपका आर एस एच है, और ये आपका आर ए, यहाँ से आई ए गया, यहाँ से आई एस एच गया, और यहाँ से ये आई आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम लोग इसके पोलैरिटी को क्या करना चाहते हैं? इसके डायरेक्शन के रोटेशन को क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं। तो हम लोग या तो इसके पोलैरिटी को चेंज कर दें या फिर इसके, ये दोनों में से किसी एक का करेंगे, दोनों को साथ में नहीं करेंगे। या तो इसका करिए या तो इसके पोलैरिटी को क्या कर दीजिए आप? चेंज कर दीजिए। मैम कैसे करेंगे? तो ये जो प्लस जा रहा है ना, इसको क्या करेंगे? इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, ऐसे बना लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इधर से कनेक्ट कर देंगे और इसको इधर से कनेक्ट कर देंगे। तो अब देखिए, अब आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? अब यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था? ऐसे जा रहा था, लेकिन अब क्या है? नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया रोटेशन का। वैसे ही आप आर्मेचर टर्मिनल के साथ भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला कि अगर हमको किसी मोटर का क्या करना है, किसी मोटर का क्या करना है हमको, किसी मोटर का इफ वी रिवर्स द फील्ड टर्मिनल, अगर हम क्या करते हैं, अगर हमको मोटर का डायरेक्शन को रिवर्स करना है, क्या करना है? डायरेक्शन ऑफ मोटर कैन बी रिवर्स। तो हम लोग आइदर क्या कर सकते हैं? फील्ड टर्मिनल को रिवर्स कर दें, या फिर या फिर क्या कर सकते हैं? आर्मेचर टर्मिनल को क्या कर सकते हैं हम लोग? रिवर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक? मैम अगर हम फील्ड टर्मिनल और आर्मेचर टर्मिनल दोनों को साथ में रिवर्स कर देंगे, तब भी आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल सेम। मोटर का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, उसका रोटेशन सेम ही होगा, चेंज नहीं करेगा। तो ये बात हमेशा याद रखेगा। कैसे कैसे आप लोग चेंज कर सकते हैं डीसी मोटर या डीसी शंट मोटर का डायरेक्शन आप कैसे बदल सकते हैं? मैम या तो हम आइदर फील्ड टर्मिनल चेंज कर दे, फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल, या फिर आर्मेचर वाइंडिंग टर्मिनल को हम लोग चेंज कर दें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर डीसी मोटर में पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज को बदल दिया जाता है, सप्लाई वोल्टेज के पोलैरिटी को चेंज कर दिया जाता है, तो क्या डायरेक्शन आपका चेंज होगा? तो आप बोलेगा नो सर, डायरेक्शन मेरा चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अगर आपका फील्ड टर्मिनल और आर्मेचर टर्मिनल दोनों को साथ में रिवर्स, दोनों के साथ में हम लोग उसके पोलैरिटी को बदल दे, रिवर्स कर दे, तो क्या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोटर का या मशीन का चेंज होगा? तो बोलेगा नो मैम, सेम रहेगा। क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो आपका डीसी शंट मोटर होता है ना, वो कैसा मोटर होता है? आपका कांस्टेंट फ्लक्स मोटर होता है। मतलब इसमें जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंटली प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो आपका डीसी शंट मोटर था कैसा था मैम? इस तरह से था। ये आपका डीसी शंट मोटर है, ठीक है। तो इसमें ये जो फील्ड शंट वाइंडिंग जो होता है आपका, वो जो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या होता है? लार्ज रेसिस्टेंस होता है। और आपको पता है कि आर बराबर क्या होता है मैम? रो एल अपॉन ए होता है। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो एरिया क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। तो
तो स्मॉल एरिया होता है आपका शंट फील्ड वाइंडिंग का। ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। क्या पूछे हुए कि आपका जो एरिया होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल एरिया ऑफ वाइंडिंग होता है, ठीक है, और थिन टर्न होता है। शंट फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, स्मॉल एरिया होता है, और टर्न जो होते हैं पतले पतले होते हैं। क्या होते हैं, पतले पतले टर्न होते हैं, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, बहुत सारे पतले 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 टर्न होते हैं किसके, शंट फील्ड वाइंडिंग के, ठीक है। वैसे ही आपसे पूछता है कि डीसी सीरीज मोटर में जो मेरा सीरीज वाइंडिंग होता है, सीरीज वाइंडिंग होता है, उसका रेसिस्टेंस कम होता है। और आप लोग आर बराबर तो पढ़ें, रो एल अपन ए, अगर ये कम होगा तो आपका एरिया क्या होगा मैम, ज़्यादा होगा, और वो मोटा टर्न होगा, थिक टर्न होगा, लेकिन टर्न का संख्या क्या होगा, कम रहेगा। तो ये बात भी हमेशा आप लोग याद रखिए। आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया मैम, डीसी शंट मोटर में आई जो होता है आई ए प्लस आई एस एच होता है। अगर आर एस एच का वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आई बराबर मेरा आई ए हो जाता है, क्योंकि आई एस एच क्या हो जाता है, बहुत ही स्मॉल हो जाता है। यस मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया। और एक चीज़ आप और पढ़ाएं मैम, वी बराबर जो होता है मेरा आई ए प्लस आर ए, आई ए आर ए प्लस ई बी होता है। यस मैम, समझ में आ गया। तो आई ए बराबर हो जाएगा मेरा मैम वी माइनस ई बी बटा क्या हो जाएगा, आर ए, क्या हो जाएगा, आर ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, तो आप बोलिएगा नो मैम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं इसके बारे में, ठीक है। डीसी शंट मोटर जो होता है वो कैसा मोटर होता है आपका, कांस्टेंट फ्लक्स और कांस्टेंट स्पीड। इसका स्पीड भी कांस्टेंट होता है और फ्लक्स भी क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। अभी हम लोग पढ़ाए थे कि टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है मैम, टॉर्क बराबर होता है के फाई आई ए, क्या होता है, के फाई आई ए, ठीक है। तो जो डीसी शंट मोटर होता है उसका फ्लक्स भी कांस्टेंट होता है, उसका स्पीड भी कांस्टेंट होता है। क्या क्या कांस्टेंट होता है, फ्लक्स भी कांस्टेंट होता है और इसका स्पीड भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप डीसी शंट मोटर में नो लोड पे हैं, कहाँ पे हैं, नो लोड पे हैं, नो लोड से फुल लोड पे कहाँ पे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं, मान लीजिए आप डीसी शंट मोटर, आपके घर में डीसी शंट मोटर है और आप लोड बढ़ा रहे हैं, लोड क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आपका जो स्पीड होता है ना वो बहुत ही स्लाइटली डिक्रीज करता है। क्या करता है, बहुत ही धीमे धीमे घटता है। क्या घटता है, बहुत ही धीरे धीरे घटता है। समझ में आया। लेकिन लोड अगर आप बढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ा रहे, तो एक ऐसा टाइम हो जाएगा कि आपका स्पीड ऑलमोस्ट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फ्रॉम नो लोड से लेके फुल लोड, अगर लोड नहीं भी है, फुल लोड तक पूरा लोड है, तभी आपका डीसी शंट मोटर का स्पीड जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा मोटर है जिसका स्पीड कांस्टेंट होता है, फ्लक्स कांस्टेंट होता है, तो आप क्या बोलिएगा मैम, डीसी शंट मोटर जो होता है मेरा, उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, उसका उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, उसका फ्लक्स कांस्टेंट होता है मैम। फुल लोड से नो लोड से लेकर फुल लोड तक उसका स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, या फिर स्लाइटली डिक्रीज करता है। क्या करता है, स्लाइटली, मतलब एकदम थोड़ा सा, लगभग क्या करता है, डिक्रीज करता है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को समझने में, बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोग को समझने में। अब हम लोग चलते हैं डीसी सीरीज मोटर के पास। किसमें चलते हैं अब हम लोग, डीसी सीरीज मोटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है आपका, डीसी सीरीज मोटर में आपका क्या होता है, नो लोड स्पीड इज वेरी हाई। इसमें जो शुरू का जब डीसी सीरीज मोटर में जब आपका स्पीड, मतलब जब कोई लोड नहीं लगा हुआ रहता है, कोई कनेक्शन नहीं लगा हुआ रहता है आपका, तो क्या होता है आपका, डीसी सीरीज मोटर में जब आपका कोई लोड नहीं लगा हुआ रहता है तो उस टाइम पे उसका स्पीड क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। समझ में आया, बहुत हाई होता है, बहुत हाई, ठीक है। तो और इसीलिए क्या करते हैं ना, हम लोग कभी डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे कभी स्टार्ट नहीं करते। क्या नहीं करते हैं, नो लोड पे कभी हम लोग स्टार्ट नहीं करते। मैम ऐसा क्यों मैम, तो क्या होता है, क्योंकि रोटर वाइंडिंग क्या होता है, डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है, बिकॉज रोटर में भी डैमेज ऑन लोड। क्या हो सकता है, आपका रोटर जो है, आपका जो आर्मेचर है, आपका जो आर्मेचर का वाइंडिंग है, आर्मेचर का जो वाइंडिंग है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, बर्न हो सकता है, जल सकता है। किस पे, नो लोड पे। किस पे, नो लोड पे। कौन से मोटर में मैम, डीसी सीरीज मोटर में जो नो लोड होता है, नो लोड पे मैम उसका स्पीड, अगर हम उसको चालू कर देते हैं तो उसका स्पीड बहुत ही हाई होता है, बहुत खतरनाक घूमता है। क्या करता है, बहुत ही खतरनाक घूमता है, ठीक है।
तो इसमें क्या करते हैं मैम, बी डैमेज ऑन लोड, क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, इसीलिए हम कभी भी नो लोड पे डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट नहीं करते। डीसी सीरीज मोटर को हम लोग कभी भी स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? इज ऑलवेज स्टार्टेड आफ्टर व्हेन लोड इज कनेक्टेड, जब लोड उस पर हम लगा देते हैं तभी क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्या होता है, तभी स्टार्ट होता है। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? अब हम बात करते हैं, इसका जो टॉर्क होता है वो बहुत ही हाई होता है। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत ही हाई होता है डीसी सीरीज मोटर में। क्या होता है, बहुत ही टॉर्क हाई होता है, बहुत ही वेरी हाई होता है। इसीलिए इस मोटर का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ट्रेन में, क्रेन में, लिफ्ट में। हम लोग किसका यूज़ करते हैं मैम, डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं, ट्रेन में, क्रेन में, लिफ्ट वगैरह में। पहले के ज़माना में करते थे, लेकिन अब मोस्टली जो यूज़ होता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर का भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 3 फेज इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर नहीं रहेगा ट्रेन के लिए, तो आप क्या मारिएगा, डीसी सीरीज मोटर ही मारिएगा, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, बैक ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है ईबी बराबर होता है के फाई एन। क्या होता है आपका, के फाई एन। मैम यहाँ पे ईबी क्या है, तो ईबी आपका बैक ईएमएफ है। क्या है आपका, बैक ईएमएफ। और फाई क्या है मैम, फाई मेरा फ्लक्स है। क्या है, फाई आपका फ्लक्स है। क्या है आपका, फाई फ्लक्स है। और एन क्या है आपका, तो एन जो है आपका क्या है, एन यहाँ पे स्पीड है। क्या है यहाँ पे, एन, एन स्पीड है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आप लोग को? तो बोलेगा नो मैम, यहाँ तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो क्या होता है ना, ये बैक ईएमएफ का फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए कि आपका मोटर चल रहा है, क्या हो रहा है, चल रहा है, और अचानक से बैक ईएमएफ क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, गायब हो जाए। क्या हो जाए, बैक ईएमएफ जो है गायब हो जाए, तो आपका जो आर्मेचर है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जल जाएगा। हम लोग टी बराबर क्या पढ़े मैम, टी बराबर हम लोग पढ़े के फाई आइए पढ़े। तो आपको पता है कि जो आपका फाई होता है ना, वो क्या होता है, डीसी शंट मोटर में कांस्टेंट होता है। क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट होता है तो टी जो होता है डायरेक्टली क्या होता है, आईए के प्रोपोर्शनल होता है। किसमें, डीसी शंट मोटर में जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली आर्मेचर करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उनका ग्राफ जो बनता है वो लीनियर बनता है। कैसा ग्राफ बनता है, लीनियर बनता है। लेकिन डीसी सीरीज मोटर में जो टी होता है वो आपका कांस्टेंट नहीं होता है, और ये क्या हो जाता है, टी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या होता है, आई ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, आई के स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों मैम, क्योंकि फाई बराबर क्या हो जाता है, फाई एस सी बराबर हो जाता है। तो इसीलिए आई ए बराबर क्या हो जाता है, आई एस सी या फिर आई हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो आप पढ़े डीसी सीरीज मोटर में, यस मैम। तो टी जो होता है वो डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है करंट के, आर्मेचर करंट के। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है। किसका बनता है, डीसी सीरीज मोटर का ग्राफ जो होता है, किसके किसके बीच में ग्राफ मैम, तो टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच का जो ग्राफ होता है डीसी शंट मोटर के लिए लीनियर होता है, और डीसी सीरीज मोटर के लिए क्या होता है, पैराबोलिक होता है। क्या होता है आपका, पैराबोलिक होता है। तो ये बात हमेशा आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्या रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट बात। जब आपका हम लोग एन जो होता है आपका, देखिए यहाँ से हम लोग क्या पढ़े कि ईबी बराबर क्या पढ़े मैम, ईबी बराबर पढ़े के फाई एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 1/5। तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फाई के। अगर आपका फ्लक्स बढ़ेगा तो एन क्या होता है आपका, घटता है। क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो जब भी ये बैक ईएमएफ आपका डिक्रीज होता है तो आर्मेचर करंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े, आई ए बराबर पढ़े थे मैम वी माइनस ई बी बटा आर ए, पढ़ाए थे हम आपको डीसी शंट मोटर में। तो जब आपका ये क्या होता है, घटता है, तो ये क्या बढ़ता है। जब आपका बैक ईएमएफ डिक्रीज होता है तो करंट क्या होता है, आर्मेचर करंट क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है। क्या करता है आपका, आर्मेचर करंट इंक्रीज करता है, ठीक है। आर्मेचर करंट क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट बात पे। अब हम पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल। मैम स्पीड कंट्रोल क्या होता है, हम लोग मोटर का क्या कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पीड कंट्रोल का मतलब होता है कि अपने मन से इंटेंशनल चेंज इन स्पीड, हमको अपने मन से क्या करना है, उसके स्पीड में क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है,
चेंज करना है, किसके, मोटर के स्पीड में हमको अपने मन से क्या करना है, चेंज करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ईबी बराबर जानते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, V माइनस आई ए आर ए, क्या हो जाएगा, V माइनस आई ए आर ए। और एक और फॉर्मूला जानते हैं, ईबी बराबर क्या होता है, के फाई एन, क्या हो जाता है, के फाई एन। तो यहाँ से एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं V माइनस आई ए आर ए बटा क्या हो जाएगा, के फाई। यस मैम, एन यहाँ पे क्या है आपका, स्पीड है, एन क्या है, स्पीड है, ठीक है। तो हम लोग इसका मोटर का स्पीड कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, आर्मेचर रेसिस्टेंस चेंज करके और फ्लक्स चेंज करके। क्या क्या चेंज करके कर सकते हैं, तो हम लोग डीसी शंट मोटर का जो स्पीड है वो कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं मैम, आर्मेचर वोल्टेज को चेंज करके, आर्मेचर के रेसिस्टेंस को चेंज करके। यहाँ पे आर्मेचर वोल्टेज नहीं, यहाँ पे आप सप्लाई वोल्टेज लिखिए, सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके, आर्मेचर रेसिस्टेंस को चेंज करके और फील्ड फ्लक्स को चेंज करके। किस चीज़ को हम लोग चेंज करके, किसी भी मोटर के स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो सप्लाई वोल्टेज को चेंज करके, रेसिस्टेंस को चेंज करके और फील्ड फ्लक्स को चेंज करके क्या कर सकते हैं हम लोग, मोटर को क्या कर सकते हैं, डीसी शंट मोटर के स्पीड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे आर्मेचर रेसिस्टेंस। कौन सा पढ़ेंगे, आर्मेचर रेसिस्टेंस वाला। तो इसमें जो होता है आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड में जो स्पीड होता है उसको हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर के साथ में सीरीज में क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक रेसिस्टेंस क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कोई है, ये आपका आर्मेचर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये ब्रश है, ये आड़े है और ये आपका सप्लाई वोल्टेज है। अगर हमको इसका स्पीड चेंज करना है किस मेथड से, आर्मेचर रेसिस्टेंस मेथड से, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, रेसिस्टेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम लोग, एक रेसिस्टेंस लगा देंगे। और रेसिस्टेंस लगाने से क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस लगाइएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे ही आपका इसका वैल्यू घटेगा फाई का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। समझ में आया आपको। तो स्पीड हम लोग क्या करते हैं, इसका स्पीड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सीरीज में आर्मेचर के साथ लगा सकते हैं। स्पीड कंट्रोल क्या होता है, ओनली पॉसिबल बिलो द बेस स्पीड। कैसे पॉसिबल होता है आपका, बेस स्पीड के पॉसिबल होता है। इसमें जो आपका स्पीड कंट्रोल होता है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस स्पीड से कम कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्मेचर रेसिस्टेंस में हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड में हम लोग मोटर के स्पीड को क्या कर सकते हैं, बेस स्पीड से कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेस स्पीड से कम करते हैं। क्योंकि अगर आपका आर्मेचर रेसिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो स्पीड आपका क्या होता है, कम होता है। क्योंकि क्या जानते हैं, ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और बेस स्पीड क्या होता है ना, जो आपका स्पीड बिना कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड किए हुए होता है, मतलब जो उसका शुरू का जो स्पीड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस स्पीड बोलते हैं। और जब हम आर्मेचर रेसिस्टेंस में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है ना, जो आपका बेस स्पीड होता है ना उससे कम का स्पीड हमको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपका बेस स्पीड 1000 था और आप आर्मेचर रेसिस्टेंस में क्या कर दिए, एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस ऐड कर दिए, तो आपका स्पीड घट के 900, 800, 700 तक हो सकता है। स्पीड इसमें सिर्फ घटता है, कभी बढ़ता नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात चलते हैं, फील्ड कंट्रोल मेथड। मैंने आपको कितना मेथड बताया था मैम, चेंज इन सप्लाई वोल्टेज, आर्मेचर रेसिस्टेंस को चेंज करके और फील्ड फ्लक्स को चेंज करके। 3 मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आर्मेचर रेसिस्टेंस में सिर्फ हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, लो कर सकते हैं। किससे, बेस स्पीड से। अब हम पढ़ेंगे फील्ड फ्लक्स मेथड। तो फील्ड फ्लक्स या फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होता है, एन इज क्या होता है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5। क्योंकि एन बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, वी माइनस आई ए बाई आर ए बटा क्या पढ़े हैं, के फाई पढ़े हैं हम लोग। तो एन किसका है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फाई का। तो अगर हम फाई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो एन मेरा क्या होगा, घटेगा। अगर फाई को घटाएंगे तो एन मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। यस मैम, समझ में आ गया। तो इसमें जो स्पीड कंट्रोल होता है वो सिर्फ पॉसिबल होता है आपके बेस स्पीड से ज़्यादा का। मतलब अगर आपको फील्ड कंट्रोल मेथड से आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं तो इसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, मोटर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। लेकिन अगर आर्मेचर रेसिस्टेंस करिएगा तो सिर्फ घटाइएगा, उसमें बढ़ा नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, आरएसएच बढ़ता है तो आपका स्पीड क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, अगर आपका आरएसएच बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा।
क्या करते हैं हम लोग फील्ड वाइंडिंग में, सॉरी यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 मिनट मिस्टेक हो गया, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है। फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करते हैं रेसिस्टेंस के साथ सीरीज में क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ये आपका फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। इसी के साथ हम एक और रेसिस्टेंस क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं सीरीज में, क्या करते हैं सीरीज में ऐड कर देते हैं, और ये RSH पूरा बढ़ जाता है तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका स्पीड क्या हो जाता है बढ़ जाता है। क्या होता है आपका स्पीड बढ़ जाता है, बेस स्पीड से क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। अगर मान लीजिए 1000 था तो अब जो स्पीड मिलेगा वो 1200, 1300, 1400 ऐसे मिलेगा। अब नेक्स्ट जो स्पीड होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट चेंज मेथड कौन सा होता है आपका आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इसमें क्या कर सकते हैं ना, हम स्पीड को घटा भी सकते हैं बढ़ा के भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है वार्ड लियोनार्ड मेथड। कौन सा होता है आपका वार्ड लियोनार्ड मेथड। इसमें क्या होता है ना आपका जो स्पीड कंट्रोल जो होता है दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। कैसे, इधर से भी कर सकते हैं और डायरेक्शन को रिवर्स करके भी क्या कर सकते हैं। इसमें जो होता है स्पीड कंट्रोल वाइड रेंज तक होता है। क्या होता है वाइड रेंज तक, मतलब जितना रेंज तक आप चाहें तो उतना तक कर सकते हैं, मतलब 200, 300, 400 जितना मर्जी आप उतना क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं और उतना ही क्या कर सकते हैं आप घटा सकते हैं। समझ में आया आपको यहाँ तक कोई दिक्कत। और इसमें ये बहुत ही कॉस्टली होता है। क्या होता है आपका बहुत ही कॉस्टली मेथड होता है। क्या होता है आपका बहुत ही कॉस्टली मेथड होता है। कौन सा मेथड मैम वार्ड लियोनार्ड मेथड जो होता है वो बहुत ही क्या होता है कॉस्टली होता है। क्या होता है आपका बहुत ही कॉस्टली होता है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में तो आप बोलिएगा नो मैम मेरे को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके डीसी मशीन में लॉसेस। तो डीसी मशीन में 2 लॉस होता है, एक तो होता है आपका कांस्टेंट लॉस और एक होता है आपका वेरिएबल लॉस। कौन कौन सा लॉस होता है कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस। कांस्टेंट लॉस क्या होता है जो कि चेंज नहीं करता, आर्मेचर करंट के बदलने की वजह से भी चेंज नहीं करता है। लेकिन जो वेरिएबल लॉस होता है जैसे जैसे आपका आर्मेचर करंट चेंज होगा वैसे वैसे लॉस भी क्या होगा आपका बदलेगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा लॉस होता है, तो जो आपका शंट फील्ड वाइंडिंग होता है उसमें लॉस, आर्मेचर कोर में लॉस, मैकेनिकल लॉस कौन कौन सा होता है आपका फ्रिक्शन की वजह से लॉस, विंडेज लॉस, ये सब कौन से लॉस हैं तो ये आपके कांस्टेंट लॉस हैं। लेकिन सीरीज फील्ड वाइंडिंग लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस, ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप, ब्रश जो लगा रहता है उसमें भी क्या होता है कुछ कुछ लॉसेस होता है। तो उन सब लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएबल लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं वेरिएबल लॉस जो बोलते हैं। अब आपसे पूछेगा कि आपका मशीन का मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा, तो जब आपका कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर हो जाए तो आपका मशीन का एफिशिएंसी क्या हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। आपको पढ़ाए थे जब आपका मशीन मैक्सिमम पावर डेवलप्ड कर रहा है तो आपका एफिशिएंसी कितना होता है 50% हो जाता है। कब मैक्सिमम पावर डेवलप्ड करता है मैम, तो जब ईबी बराबर क्या हो जाए V/2 हो जाए, बैक ईएमएफ हमारा सप्लाई वोल्टेज के आधा हो जाए, क्या हो जाए आधा हो जाए, ठीक है। जो आपका फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है स्पीड के स्क्वायर के। जितना आपका स्पीड रहेगा उतना ही फ्रिक्शन और विंडेज लॉस क्या होता है ज़्यादा होता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर में आपका फ्रिक्शन और विंडेज लॉस क्या होता था 0 होता था। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है मैम स्टैटिक डिवाइस है, उसमें तो कोई मूविंग करने वाला घूमने वाला तो कोई पार्ट ही नहीं था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डीसी मशीन में स्टार्टर का यूज़। हम लोग स्टार्टर का यूज़ क्यों करते हैं, तो स्टार्टर क्या करता है ना आपका कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है आर्मेचर करंट को। क्या करता है आर्मेचर करंट को कंट्रोल करता है या रिड्यूस करता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम डीसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो आर्मेचर करंट होता है, जो स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत ही क्या होता है हाई होता है। क्या होता है बहुत ही हाई होता है। इसीलिए हम लोग स्टार्टर का यूज़ करते हैं ताकि आपका आर्मेचर वाइंडिंग ये सब जल ना जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं स्टार्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग को हमको क्या करना रहता है बचाना रहता है। क्या करना रहता है बचाना रहता है, ठीक है। तो सब पहला जो स्टार्टर यूज़ करते हैं वो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है। क्या होता है 2 पॉइंट स्टार्टर। और 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं डीसी सीरीज मोटर में करते हैं। कहाँ करते हैं डीसी सीरीज मोटर में करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं मैम डीसी शंट और कंपाउंड डीसी मोटर में करते हैं। किस में करते हैं डीसी शंट और कंपाउंड डीसी मोटर में। 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ हम लोग कंपाउंड डीसी मोटर या डीसी शंट मोटर में करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का क्या यूज़ डीसी मशीन में करते हैं,
तो नहीं, हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का डीसी मशीन में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका डीसी मशीन कंप्लीट हो गया, डीसी मोटर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आपका डीसी जनरेटर का। क्या बात करते हैं? डीसी, हम बात करते हैं आपके डीसी जनरेटर का। किसके बारे में अब हम बात करते हैं? डीसी मोटर मैंने पढ़ा दिया, अब डीसी जनरेटर के बारे में बात करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं ना, एक दूसरे से बहुत कोरिलेट करते हैं। क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं, ठीक है। डीसी जनरेटर मैंने बताया था कि डीसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल इनपुट को किस में बदलता है? आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में बदलता है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल देता है? आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। यस मैम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जो है आपके फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही क्या करता है? वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? आपके फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे क्या करता है? वर्क करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? तो डीसी जनरेटर भी आपका किस पे वर्क करता है? वर्क ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। मतलब जो रोटर होता है उसको क्या करते हैं? बाहर से हम लोग क्या करते हैं? रोटेट करवाते हैं। क्या करते हैं? उसको रोटेट करवाते हैं। और वो जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ रहता है, तो जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कंडक्टर रोटेट करता है तो क्या होता है? वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है या फिर करंट इंड्यूस्ड होता है साथ ही साथ। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। और जो करंट इंड्यूस्ड होता है, जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, उसका पता हम लोग किससे लगाते हैं? तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता लगाते हैं कि जो डायरेक्शन, जो इंड्यूस्ड करंट है या फिर जो ईएमएफ है, उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका अंगूठा होता है वो इस तरह से आपका बनेगा। तो ये अंगूठा जो होता है ये आपके फोर्स को बताता है। ये आपका ये जो 4 फिंगर है ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। और मिडिल फिंगर क्या बताता है? आपके करंट को बताता है। तो ये बात हमेशा आप लोग क्या करिएगा? याद रखिएगा, ठीक है। आपका जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ईजी बराबर, क्योंकि जनरेटर में इंड्यूस्ड हुआ है तो इसलिए ईजी लिखे। ईजी बराबर होता है NP/Z बाई 60A। क्या होता है मैम? ईजी बराबर मेरा क्या होता है? ईजी बराबर जो होता है, ईजी बराबर आपका होता है ईजी बराबर होता है NP/Z बाई 60A। अब हम बात करेंगे N क्या है मैम? N मेरा क्या है मैम? स्पीड है। N क्या है? स्पीड है। P क्या होता है? P आपका पोल होता है। मोटर का क्या होता है? पोल होता है, जिसको हम लोग फील्ड पोल भी बोलते हैं। Z आपका नंबर ऑफ कंडक्टर्स होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। Z आपका क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर्स है। फाई क्या होता है? फ्लक्स होता है। क्या होता है? फ्लक्स होता है पर पोल। P क्या होता है? आपका पोल हो। A क्या होता है? आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है कि कितना पैरेलल पाथ है उस कंडक्टर का, ठीक है। तो EG जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई और N के। किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्लक्स और स्पीड के। किसके प्रोपोर्शनल होता है मैम? तो मेरा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो फ्लक्स और स्पीड के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसको PZ और 60A को कांस्टेंट अगर मान लेते हैं तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैम जो ये मेरा जो ए बराबर कैसे पता चलेगा? पैरेलल पाथ कैसे पता चलेगा? तो जो आपका पैरेलल पाथ होता है ना, लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है? पोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछता है कि बताइए जो आपका लैप वाइंडिंग होता है उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स किसके बराबर होता है? तो आप बोलिएगा जो लैप वाइंडिंग होता है मैम, उसमें जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होता है वो पोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पोल के बराबर होता है। और जो वेव वाइंडिंग होता है उसमें जो आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होता है वो 2 होता है। कितना होता है? आपका 2 होता है। और आपसे पूछेगा कि वेव वाइंडिंग में मेरा नंबर ऑफ ब्रशेस कितना होता है? तो नंबर ऑफ ब्रशेस भी आपका 2 होता है। और लैप वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ ब्रशेस होता है वो नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आपके नंबर ऑफ पोल के, ठीक है। लैप वाइंडिंग जो इंड्यूस्ड होता है वो आपके पोल पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? डज नॉट डिपेंड ऑन पोल। क्यों? क्योंकि जो लैप वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईजी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? तो मैम NP/Z बाई 60A पढ़े हैं। मैम इसमें A जो होता है वो P के बराबर होता है। क्या होता है? P के बराबर। तो क्या लिख देंगे? NP/Z
और बाई 60p, p से p कट जाएगा तो क्या बचेगा NZ 5/60। तो इसीलिए आपका जो लैप बाइंडिंग होता है उसमें जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो आपके नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड नहीं करता है। 8 पोल हो, 40 पोल हो, 50 पोल हो, 60 पोल हो, उसमें इंड्यूस्ड EMF जो होंगे वो पोल पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन जो वेव बाइंडिंग होता है, कौन सा बाइंडिंग आपका वेव बाइंडिंग होता है, उसमें EG जो होता है आपका जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो पोल्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? पोल्स पे डिपेंड करता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि लैप बाइंडिंग का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो लैप बाइंडिंग का यूज़ हम लोग हाई करंट में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? जहाँ करंट का वैल्यू हाई हो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं लैप बाइंडिंग का, और जहाँ पे आपका वोल्टेज का भी लो हो, वोल्टेज लो, वहाँ पे भी आपका क्या होगा? लैप बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग याद करेंगे हाई करंट लो वोल्टेज। क्या क्या याद करेंगे? हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए क्या यूज़ होता है? आपका लैप बाइंडिंग यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? तो आप बोलिएगा नो मैम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं जो आपका वेव बाइंडिंग होता है। वेव बाइंडिंग जो यूज़ होता है वो लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? लो वेव बाइंडिंग जो होता है लो करंट और हाई वोल्टेज, और लैप बाइंडिंग क्या? हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैप वाइंडिंग जहाँ जहाँ पे होता है वहाँ पे एक इक्वलाइजर रिंग का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? इक्वलाइजर रिंग का। इक्वलाइजर रिंग क्या करता है? आपके वोल्टेज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है। क्या करता है? आपके वोल्टेज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, इसमें हम लोग कोई डमी कॉइल का यूज़ नहीं करते। किसमें? लैप बाइंडिंग में। एक और देखिए मैं आपको क्या बता रही थी कि जो आपका लैप वाइंडिंग होता है उसमें हम लोग इक्वलाइजर रिंग का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? इक्वलाइजर रिंग का यूज़ करते हैं। मैम इक्वलाइजर रिंग का यूज़ क्यों करते हैं? तो इक्वलाइजर रिंग का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपका जो वोल्टेज हो उसका यूनिफॉर्म क्या हो सके? डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, मतलब सब जगह बराबर बराबर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इसमें हम लोग को डमी कॉइल का यूज़ नहीं करना पड़ता है। क्या नहीं करना पड़ता है? डमी कॉइल का यूज़ नहीं करना पड़ता है। इक्वलाइजर क्या करता है ना, आपके सर्कुलेटिंग करंट को क्या करता है? फ्लो होने से रोकता है। जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पे ये आपका इस तरह से आपका पैरेलल पाथ्स बना हुआ है, क्योंकि जितना मान लीजिए 4 नंबर का आपका पोल है तो 4 पैरेलल पाथ्स होगा। यस मैम। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग इसमें क्या करते हैं? इक्वलाइजर रिंग का यूज़ करते हैं ताकि आपके इस वाले बीच में, इसके बीच में क्या हो सके? सर्कुलेटिंग करंट इन दोनों के बीच में फ्लो ना हो सके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वलाइजर रिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब वेव बाइंडिंग जो होता है आपका, क्या वेव बाइंडिंग जो होता है आपका, उसमें हम लोग इक्वलाइजर रिंग का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम लोग डमी कॉइल का यूज़ करते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पे बहुत सारा आपका कंडक्टर है, बट यहाँ पे आपका कंडक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कंडक्टर इसके ही तरह 1-2 कॉइल का यूज़ कर लेते हैं ताकि क्या हो सके? मैकेनिकल बैलेंसिंग हो सके, ताकि वो बैलेंस रह सके। क्या रह सके? बैलेंस रह सके। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका डीसी जनरेटर होता है। आपका डीसी जनरेटर होता है ये 2 तरह का। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड। क्या क्या होता है? एक होता है आपका सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरा होता है आपका सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है ना, आपका सेपरेटली एक्साइटेड में जो होता है फ्लक्स जो होता है अलग से मैग्नेट देते हैं। हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड में क्या करते हैं? आपके सेपरेटली एक्साइटेड जो डीसी जनरेटर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए अलग से क्या करते हैं? फ्लक्स अलग से देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैग्नेट का यूज़ करते हैं, या फिर एक्सटर्नल कोई डीसी सोर्स है हम लोग क्या करते हैं? उसको ओपन करते हैं। क्या करते हैं? एक्साइट करते हैं उसको। बाहर से हम लोग क्या करते हैं? घुमाते। क्या करते हैं? बाहर से उसको मैकेनिकल एनर्जी क्या करते हैं? प्रोवाइड करवाते। क्या करते हैं? प्रोवाइड करवाते। समझ में आया आप लोग को? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो बोलिएगा नो मैम मेरे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक है, लेकिन आपका जो सेल्फ एक्साइटेड होता है इसमें हमको बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स या कोई मैग्नेट वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता आपको? कोई बाहर से मैग्नेट का, कोई आपको बाहर से एक्सटर्नल सोर्स वगैरह का यूज़ नहीं पड़ता है। ठीक है, और आपका जो सेल्फ एक्साइटेड होता है ये 3 तरह का होता है।
सीरीज और कंपाउंड। कितने तरह का होता है आपका? शंट, सीरीज, कंपाउंड। समझ में आया? कौन कौन सा होता है आपका? शंट, सीरीज, कंपाउंड। कौन कौन सा होता है आपका? याद कीजिए, शंट, सीरीज, कंपाउंड। क्या होता है आपका? शंट, सीरीज, कंपाउंड। ठीक है, तो आपका जो शंट होता है वो शंट डीसी जनरेटर, सीरीज डीसी जनरेटर और कंपाउंड डीसी जनरेटर। और ये भी आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है। कौन कौन सा भाग में मैम? तो एक हो जाता है आपका कॉम्युलेटिव और एक हो जाता है आपका डिफरेंशियल। कौन कौन सा होता है आपका? कॉम्युलेटिव और होता है डिफरेंशियल। समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? तो आप बोलिएगा नो मैम, मेरे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। जो आपका डीसी मोटर होता है ना, जो डीसी मोटर होता है वो सेल्फ एक्साइटेड कैसे हो जाता है मैम? खुद ब खुद कैसे एक्साइटेड हो जाएगा जब तक हम बाहर से कोई मैकेनिकल कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे? तो ये क्या होता है ना, इसमें कुछ ना कुछ अपना रेसिडुअल फ्लक्स होता है। क्या होता है उसमें? रेसिडुअल फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रेसिडुअल फ्लक्स होता है। तो हम इसको अगर रोटर को अगर घुमा देते हैं तो रोटर को घुमाने से क्या होता है? इसमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है? हल्का हल्का ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है ना, मान लीजिए आपका जो शंट जनरेटर है वो वोल्टेज इंड्यूस करने में क्या हो गया? कामयाब नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कामयाब नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए? क्या करते हैं, ये कब कब नहीं होता है? तो जब आपका रेसिडुअल फ्लक्स जीरो रहता है तब आपका ये वोल्टेज नहीं जनरेट कर पाएगा। जब इसका आर्मेचर का जो आर्मेचर रेसिस्टेंस है उसका रॉन्ग डायरेक्शन हो जाए, उसका रोटेशन का डायरेक्शन उल्टा हो गया हो, हम गलत घुमा दिए हो उसको, या फिर जो आर्मेचर का रोटेशन है वो क्रिटिकल स्पीड से क्या है? कम है। क्रिटिकल स्पीड से क्या है? जब तक ज़्यादा नहीं होगा तब तक वो वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा, वोल्टेज जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? और अगर आपका जो ये फील्ड रेसिस्टेंस है, अगर क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस से ज़्यादा हो जाएगा तब भी आपका वोल्टेज जनरेट नहीं कर पाता है शंट जनरेटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? आपका जो क्रिटिकल स्पीड क्या होता है? ये मिनिमम स्पीड होता है आर्मेचर का, जिससे रोटर क्या होता है? रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है और वोल्टेज को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो क्रिटिकल स्पीड क्या होना चाहिए आपका? क्रिटिकल स्पीड से आपका ज़्यादा होना चाहिए किसका? आर्मेचर का रोटेशन का स्पीड। समझ में आया? और क्रिटिकल रेसिस्टेंस से आपका फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तभी आपका क्या होगा? वोल्टेज जनरेट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं डीसी शंट जनरेटर। बिल्कुल डीसी मोटर की तरह होता है, बस यहाँ पे हम लोग सप्लाई ना दे करके क्या करते हैं? लोड देते हैं और बाहर से इसको क्या करते हैं? मैकेनिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी जो आई बराबर होता है आई ए प्लस आई एस एच होता है। ई बराबर आई ए प्लस आर ए प्लस वी हो जाएगा। आर एस एच बड़ा होगा तो आई एस एच कम होगा और आई ए के बराबर हो जाएगा। डीसी सीरीज मोटर में भी आपका सेम कॉन्सेप्ट होता है। कॉम्युलेटिव डीसी जनरेटर डिफरेंशियल में भी सेम कॉन्सेप्ट है। फाइव बराबर फाइव एस एच प्लस फाइव ए सी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? फाइव बराबर फाइव एस एच माइनस फाइव ए सी। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो मैम डीसी आर्क वेल्डिंग में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर का। आपको एक बात याद रखना है, जो आपका स्प्लिट रिंग है वो आपके एसी मशीन में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? एसी मशीन में। और किसका बना हुआ होता है? फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका कम्यूटेटर है ये आपके डीसी मशीन में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? डीसी मशीन में। ये पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं मोटर डीसी मशीन का। ठीक है, ये दोनों के लिए कॉमन होता है। ठीक है, डीसी मशीन में क्या होता है? आपका कम्यूटेटर यूज़ होता है। और ये किसका बना हुआ होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ रहता है मैम? हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना हुआ रहता है। ठीक है, जो डीसी आपका अगर मोटर है तो इसमें ये क्या करता है? इन्वर्टर का काम करता है। कौन? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है? इन्वर्टर का काम करता है। डीसी को एसी में बदलता है। क्या करता है? जब आपको इलेक्ट्रिकल आपको इनपुट आप डीसी देते हैं मोटर को, डीसी सप्लाई, तो उसको क्या करता है? एसी सप्लाई देके मोटर को अंदर देता है, एसी सप्लाई में कन्वर्ट करके मोटर को देता है। इन्वर्टर का काम करता है। लेकिन जनरेटर में क्या करता है? एसी को डीसी बना के आपको देता है। ये रेक्टिफायर का काम करता है। तो आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डीसी मशीन में इन्वर्टर और रेक्टिफायर दोनों की तरह बिहेव करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका कम्यूटेटर। क्या हो जाता है आपका? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर जो होता है ना वो इस तरह से बना हुआ रहता है, इस तरह से वो स्प्लिट रहता है। क्या रहता है? स्प्लिट रहता है। तो उसका जो ये सेगमेंट होता है अलग अलग जो होता है वो माइका किससे करते हैं? माइका इंसुलेशन से करते हैं, अभ्रक से इंसुलेट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि शॉर्ट सर्किट होने से क्या हो सके? बच सके। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ रहता है? ब्रश लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? ब्रश। ब्रश क्या करता है आपका?
कलेक्ट करता है करंट को, कहाँ से, कम्यूटेटर से, और एक्सटर्नल सर्किट को बाहर दे देता है। और ये कैसा पार्ट होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है, ये आपका घूमता नहीं है, बस बड़ा ये आपके कम्यूटेटर के साथ लगा हुआ रहता है, इसीलिए कभी कभी ये घिस भी जाता है। और ये आपका कार्बन का बना हुआ रहता है, किसका बना हुआ रहता है, कार्बन का बना हुआ रहता है, ठीक है। ये बात भी हमेशा याद रखिएगा। कम्यूटेटर को क्या करता है, करंट को कलेक्ट करता है कम्यूटेटर से और एक्सटर्नल सर्किट को दे देता है। आपका कम्यूटेटर का क्या क्या काम है, तो ये मेंटेन करता है कनेक्शन किसके किसके बीच में, स्टेशनरी पार्ट मतलब स्टेटर और रोटर के बीच में। ये इन्वर्टर डीसी मोटर में काम करता है और रेक्टिफायर में, डीसी जनरेटर में रेक्टिफायर की तरह काम करता है। और कैसा रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह। आपका जो स्प्लिटिंग होता है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन कम्यूटेटर जो होता है वो ऐसे ऐसे खंड वाइज क्या होता है, टूटा हुआ रहता है, ये मतलब अलग अलग सेक्शन में रहता है, ठीक है। जो आपका डीसी मशीन होता है उसमें जो स्टेटर का शेप होता है वो रिंग शेप होता है, गोल शेप होता है। कैसा होता है, गोल शेप का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का। किसका बात करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन का। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, VNL माइनस VFL बाई VFL। क्या होता है आपका, फुल लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज। तो ये बात हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि किस केस में आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा जीरो होगा, किस केस में वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा, किस केस में आपको वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव होगा। तो जब आपका VNL नो लोड वोल्टेज आपका किसके बराबर हो जाए, नो लोड वोल्टेज VNL जो है आपका किसके बराबर हो जाए, फुल लोड वोल्टेज के हो जाए, किसके, फुल लोड वोल्टेज के बराबर हो जाए, तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा। जब नो लोड वोल्टेज बड़ा होगा फुल लोड वोल्टेज का, तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर नो लोड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज के आपका कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आपका संट के लिए, संट केस में आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और डीसी सीरीज के केस में, डीसी सीरीज मशीन के केस में जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो निगेटिव होता है। और निगेटिव कितना होता है, -19%। और ये बहुत ही सबसे ज़्यादा खराब होता है, समझे, सबसे ज़्यादा और सबसे खराब होता है, ठीक है। आपका कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड में भी कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर ये 3 तरह का होता है, अंडर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, ओवर कंपाउंड। अंडर कंपाउंड में जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, लेवल कंपाउंड में जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो जीरो होता है, और ओवर कंपाउंड में जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। और डिफरेंशियल कंपाउंड में जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपसे पूछ लेगा कि कौन से केस में आपका जो है वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होता है, तो आप क्या बोलिएगा, लेवल कंपाउंड में। किसमें, लेवल कंपाउंड, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर में, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कंपाउंड जनरेटर भी 2 तरह का होता है, एक लॉन्ग संट और एक होता है आपका शॉर्ट संट। ये आपके आरआरबी एलपी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो लॉन्ग संट जो होता है उसका क्या होता है ना, इसमें जो आर्मेचर रेसिस्टेंस और फील्ड वाइंडिंग रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है संट फील्ड वाइंडिंग के। संट फील्ड वाइंडिंग जो होता है पैरेलल होता है किसके किसके, आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के, ठीक है। और शॉर्ट संट में क्या होता है, संट फील्ड वाइंडिंग जो होता है ओनली पैरेलल होता है आर्मेचर वाइंडिंग के, ठीक है। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर तभी स्टार्ट करते हैं जब वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है। कब होता है, रिवर्स डायरेक्शन मोड में होता है। अब हम बात करते हैं इंटरपोल वाइंडिंग का। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंटरपोल वाइंडिंग क्या होता है, ये सीरीज में लगा हुआ रहता है किसके साथ, आर्मेचर के साथ। और इसका फंक्शन क्या होता है, रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करना, स्पार्कलेस कम्यूटेशन को कम करना, स्मूथ कम्यूटेशन को कम करना, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है, आपका रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करता है, आपको स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्रोवाइड करता है, मतलब बिना आग लगे हुए कम्यूटेशन हो जाए, एकदम मतलब प्रोवाइड करता है आपको सेफली कम्यूटेशन हो जाए, ठीक है। तो कम्यूटेशन का मतलब होता है करंट का रिवर्सल, करंट का डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में। रिएक्टेंस वोल्टेज क्या करता है, आपका अपोज करता है कम्यूटेशन को, करंट रिवर्सल को, इसीलिए इंटरपोल लगाते हैं ताकि रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। मैम रिएक्टेंस वोल्टेज क्या है, तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है कॉइल में वो क्या करता है, जब क्रॉस करता है क्यू एक्सिस को, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज बोल देते हैं। ये आपका डी एक्सिस होता है, ये क्यू एक्सिस होता है। तो इसमें जब आपका वोल्टेज प्रोड्यूस होता है तो ये पास करता है ना इस एक्सिस को, तो इसी को हम लोग रिएक्टेंस वोल्टेज बोल देते हैं, ठीक है। तो आपका इंटरपोल वाइंडिंग हम लोग कहाँ लगाते हैं मैम, सीरीज में लगाते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के। इसका काम क्या होता है, तो रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करता है, स्पार्कलेस कम्यूटेशन प्रोवाइड करता है, स्मूथ कम्यूटेशन देता है, यही सब काम होता है इंटरपोल वाइंडिंग का, ठीक है। या फिर हम लोग इसको कम्यूटेटिंग वाइंडिंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कम्यूटेटिव वाइंडिंग भी बोल देते हैं, ठीक है।
आपका जो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर होता है उसका इंक्रीज स्पीड क्या होता है, टॉर्क बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। आपका जो आर्मेचर फ्लक्स होता है उसका जो नेचर होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का। अब कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है टेस्ट के बारे में, स्विनबर्न टेस्ट क्या होता है, ये नो लोड टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है, नो लोड टेस्ट होता है। और ये कौन सा मेथड होता है आपका, इनडायरेक्ट मेथड होता है। और इसमें किसका किसका हम लोग बस यूज करते हैं, कौन के मोटर से, संट और कंपाउंड का, क्योंकि सीरीज में हम लोग सीरीज मोटर को नो लोड पे चालू नहीं करते, तो इसलिए किसका किसका यूज होगा, ओनली संट एंड कंपाउंड। इसमें नॉट यूज सीरीज मशीन के लिए नहीं होता है। इससे हम लोग एफिशिएंसी का पता लगा सकते हैं, टेम्परेचर कितना राइज हुआ, कितना हीट निकला, ये सब का हम लोग क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। किससे, स्विनबर्न टेस्ट है। ठीक है। हॉपिंगसन या बैक टू बैक या हीट रन या जनरेटिव टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, ये फुल लोड टेस्ट होता है। क्या होता है, फुल लोड टेस्ट। ये भी क्या करता है, आपका टेम्परेचर राइट और हीट पे क्या करता है, हीट का पता लगाता है, एफिशिएंसी पता लगा सकता है। इसमें हम आइडेंटिकल मोटर और जनरेटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसमें, रिजनरेटिव टेस्ट, हीट रन, बैक टू हॉपिंगसन, सब का नाम क्या है, सेम है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपका मशीन होता है उसके बाहर में क्या होता है, एक लेयर बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है, कास्ट आयरन का लेयर बना हुआ रहता है या कास्ट स्टील का, जिसको हम लोग योक बोलते हैं। आउटर पार्ट रहता है मशीन का, और ये आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड क्या करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। क्या करवाता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। और ये एक और काम करवाता है, ये आपको रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है फ्लक्स का, फ्लक्स के लिए रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। अगर आपका छोटा डीसी मशीन है तो कास्ट आयरन का बना हुआ रहेगा, अगर लार्ज डीसी मशीन है तो कास्ट स्टील का बना हुआ रहेगा। किसका बना हुआ रहेगा, कास्ट स्टील का। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपका जो बेयरिंग यूज होता है, आपका जो ये बेयरिंग यूज होता है वो किसका यूज, ये क्या करता है, रोटर शाफ्ट को सपोर्ट करता है। क्या करता है, रोटर शाफ्ट को सपोर्ट करता है। और ये कौन सा बेयरिंग होता है आपका, बॉल बेयरिंग। कौन सा बेयरिंग होता है, बॉल बेयरिंग। फिर इंटरपोल्स बताए थे, ये दोनों में यूज होता है, यूज बोथ लैप एंड वेव बाइंडिंग। ठीक है। अब हम मशीन का यूज पढ़ते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ पे किसका किसका यूज होता है। तो शंट जनरेटर का बैटरी चार्जिंग में यूज होता है। डीसी मोटर आपका अगर रेस्ट में है तो बैक ईएमएफ जीरो होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम लोग कभी भी सीरीज मोटर का यूज नहीं करते हैं। पंचिंग मशीन में कौन सा मोटर यूज होता है, डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर यूज होता है। डीसी मोटर का रेटिंग जो होता है एचपी में होता है। सिंक्रोनस जनरेटर का केवीए में, डीसी जनरेटर का केडब्ल्यू में। डीसी सीरीज मोटर का यूज हम लोग क्रेन में करते हैं। डीसी शंट मोटर का लैथे मशीन में, क्रेन हो गया, ट्रेन हो गया, लिफ्ट हो गया, ये सब में हम किसका यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का। ठीक है। इंटरपोल वाइंडिंग मैंने बताया था, आर्मेचर रिएक्शन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है। ब्रशेस को हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं, एमएनए में, ताकि आपका स्पार्किंग ना हो सके। फिर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, तो ये प्रोड्यूस्ड होता है आपके फील्ड और आर्मेचर करंट के वजह से। क्या होता है, फील्ड और आर्मेचर करंट के वजह से ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये क्या होता है ना, आपका आर्मेचर फ्लक्स का क्या होता है, इफेक्ट होता है आपके फील्ड फ्लक्स से, जिसकी वजह से क्या आता है, आर्मेचर रिएक्शन आता है। क्या आता है आपका, आर्मेचर रिएक्शन आता है। फील्ड फ्लक्स और मेन फ्लक्स क्या होता है, रिड्यूस होता है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। और आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ये आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन अकर होता है, किसमें, डीसी मशीन में। तो ये सब कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटरपोल बाइंडिंग का, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का, या फिर हम लोग कम्यूटेटिंग वाइंडिंग का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपका अगर मोटर में जनरेटर में अगर आपको पूछे कि इंटरपोल का पोलैरिटी क्या होता है, तो मेन पोल के नेक्स्ट होता है। लेकिन अगर मोटर में पूछे तो क्या हो जाएगा, बिहाइंड हो जाएगा मेन पोल। ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपका मैंने पूरा डीसी मशीन और डीसी जनरेटर एक एक चीज समझा दिया। अब चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द मेन पर्पस ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर। बताइए डीसी जनरेटर में आपका कम्यूटेटर क्या करता है, तो मैम डीसी जनरेटर में मेरा कम्यूटेटर जो है रेक्टिफायर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, रेक्टिफायर की तरह। बताए थे ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। फिर कह रहा है हाउ आर द इंटरपोल फील्ड कॉइल्स ऑफ अ डीसी जनरेटर आर कनेक्टेड। कैसे कनेक्टेड होता है, तो इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग। मैंने पढ़ाया था आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है। डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
इफ वेरिएबल लॉस ऑफ डीसी जनरेटर इज इक्वल टू फिक्स लॉस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट एफिशिएंसी। तो आपका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा मैम, मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द आउटर फ्रेम इन डीसी मशीन। तो जो आउटर फ्रेम या आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। द मटेरियल यूज्ड इन स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग में जो हम लोग मटेरियल यूज करते हैं या तो वो फॉस्फर ब्रोंज रहता है या फिर कॉपर का भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोटेशनल लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन कंसिस्ट ऑफ। तो जो आपका रोटेशनल लॉस होता है, जो घूमने की वजह से होता है, वो आपका फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस होता है। कौन सा लॉसेस होता है आपका, फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस होता है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है तो क्या होता है आपका, जनरेटर होता है। क्या होता है, जनरेटर। लेकिन इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करता है तो क्या हो जाता है मैम, मोटर हो जाता है। कह रहा है इन सीरीज फील्ड टर्न्स आर सो एडजस्टेड दैट द फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द नो लोड टर्मिनल वोल्टेज द जनरेटर इज नोन एज। तो इस तरह के जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जब आपका VNL बराबर क्या हो जाए, VFL हो जाए, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका क्या, सॉरी, ये आपका हो जाता है लेवल कंपाउंड। क्या हो जाता है, लेवल कंपाउंड। और इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में। अब कह रहा है इन ए डीसी जनरेटर द जनरेटेड EMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो जो आपका जनरेटेड EMF होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मैम EG बराबर पढ़े थे हम लोग NPZ/60A। तो A यहाँ पे क्या है आपका, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द स्ट्रे लॉसेस इन डीसी जनरेटर। तो आपका जो डीसी जनरेटर होता है उसमें स्ट्रे लॉसेस हम लोग किसको बोलते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन लॉसेस। और मैकेनिकल लॉस को बोलते हैं, मैकेनिकल लॉस और कोर लॉस ही क्या होता है आपका, स्ट्रे लॉसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, द जनरेटर में लॉस इट रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ड्यू टू। अगर कोई जनरेटर का लॉस हो जाता है उसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, आइडल नहीं कर पाता है, हैवी शॉर्ट सर्किटेज हो जाता है, हैवी ओवरलोडिंग हो जाता है, या फिर बहुत सारा हीट उससे सब्जेक्टेड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। अगर हमको किसी डीसी जनरेटर को पैरेलल ऑपरेट करवाना है तो हमको क्या करना होगा, सेम परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए, सेम वोल्टेज रेटिंग होना चाहिए और सेम स्पीड रेगुलेशन होना चाहिए प्राइम मूवर्स के लिए। तो इसका C ऑप्शन सिर्फ नहीं होगा। सेम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्यों होगा, कह रहा है ए डीसी जनरेटर यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूज होता है आर्क वेल्डिंग में, तो आर्क वेल्डिंग में आपका ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक यूज होता है। कैसा यूज होता है आपका, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक यूज होता है। ठीक है, देखिए शंट जनरेटर का यूज हम लोग बैटरी चार्जिंग करने के लिए करते हैं, सीरीज जनरेटर का यूज हम लोग बूस्टर के लिए करते हैं, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज हम लोग लैंप लोड, हैवी पावर सर्विस, इलेक्ट्रिक रेलवे में भी करते हैं। कह रहा फॉर अ डीसी जनरेटर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक सोज रिलेशन बिटवीन। तो जो आपका एक्सटर्नल सर्किट होता है वो रिलेशन सोच करता है किसके किसके बीच में, टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में। किसके बीच में, वोल्टेज और लोड करंट के बीच में करता है। ठीक है, कह रहा है विच वन ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज टू स्प्रेड आउट द फ्लक्स इन द एयर गैप यूनिफॉर्मली। तो जो आपका डीसी जनरेटर में जो फ्लक्स होता है एयर गैप में यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट करवाता है वो आपका पोल शूज होता है। क्या होता है, पोल शूज, जो इस तरह से आपका बना हुआ रहता है। ठीक है, पोल शूज का काम होता है डीसी जनरेटर में फ्लक्स को क्या करना, यूनिफॉर्मली प्रोवाइड करवाना। ठीक है, पोल शूज जो होता है आपका अटैच्ड होता है पोल कोर से। ठीक है, और किससे काउंटर होता है, शंख स्क्रू से। ठीक है, और ये आपके कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है या कास्ट स्टील से बना हुआ रहता है। और पोल शू लेमिनेटेड होता है ताकि एडी करंट लॉस क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, कह रहा है एन आइडियल डीसी जनरेटर इज वन दैट हैज, एक आइडियल डीसी जनरेटर उसको बोलते हैं जिसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो, जीरो। क्या हो, जीरो। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्ट्स करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर से करंट कौन कलेक्ट करता है, तो कार्बन ब्रश करता है। कौन करता है आपका, कार्बन ब्रश करता है। कह रहा है लैप बाइंडिंग के लिए जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर हो जाता है, मैम पोल के बराबर हो जाता है। और वेव बाइंडिंग के लिए क्या होता है, 2 होता है। मैंने पढ़ाया आपको ये सब। कह रहा है एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी जनरेटर इज गिवन बाय। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, VI/EG × IA। क्या होता है, VI/EG × IA। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है इन डीसी जनरेटर द ब्रशेस ऑन कम्यूटेटर रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद कंडक्टर विच। तो आपका जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो ब्रश होता है कम्यूटेटर पे वो किसके कंडक्ट में रहता है, तो पोलर रीजन के, किसके, पोलर रीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाई अंडर इंटरपोलर रीजन, ठीक है। ब्रशेज जो होता है आपका कार्बन का बना हुआ रहता है, विड्थ ऑफ कार्बन ब्रशेज जो इक्वल होता है 2 to 3 टाइम्स ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स के 2 से 3 टाइम्स क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज कॉल्ड कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर। ऐसा कौन सा डीसी जनरेटर होता है जो कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर होता है। आपका डीसी शंट जनरेटर जो होता है आपका कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग रेसिस्टेंस फॉर 5 किलोवाट डीसी मशीन। तो आपका जो डीसी मशीन होता है उसका आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है अगर 5 किलोवाट है तो 0.15 ओम होता है। कितना होता है, 0.5 ओम। अगर आपका डीसी मशीन है उसका रेसिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग का पूछे तो कितना हो जाएगा, 100 ओम, और आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस पूछे तो कितना हो जाएगा, 0.15 ओम। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सेल एंड डीसी जनरेटर। सेल और डीसी जनरेटर में आपका क्या अंतर है। तो आपको पता है कि सेल जो होता है द एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर जो होगा मोर होगा किसके कम, सेल से ज्यादा होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये गलत है। द एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर इज मोर देन द सेल, ये बात आपका गलत है। बाकी सब बात सही है। नो रिलेटिव लॉस इन सेल, सेल में आपका कोई लॉस नहीं होता है। फ्रिक्शनल एंड विंडेज लॉस इज जनरेटर, यस, आपका जो फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होता है वो जनरेटर में होता है, ये बात तो सही है। सेल आपका स्टेशनरी डिवाइस है, यस, सेल आपका घूमता हुआ मिलता है नहीं, लेकिन जनरेटर जो है आपका रोटेशनल डिवाइस है। सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, लेकिन जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो ये सब बात क्या है, सही है, लेकिन आपका जो ये बी वाला ऑप्शन है ये क्या है, आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बात पे हम लोग चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सिंप्लेक्स वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। तो आपका जो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होता है उसमें जो टोटल आर्मेचर करंट होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ पोल्स करंट पर पैरेलल पाथ होता है। तो क्या हो जाएगा, सी आंसर, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट इंडिकेटेड बाय नंबर 7 इन डायग्राम ऑफ डीसी मशीन। तो इसमें हमको तो दिख ही नहीं रहा है साफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है ए 4 पोल जनरेटर P बराबर 4 दिया हुआ है, आपका वेव बाउंडेड है, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितना हो जाएगा मैम, 2 हो जाएगा। आपका कंडक्टर्स का नंबर दिया हुआ है Z बराबर 1020। व्हाट विल बी वोल्टेज जनरेटेड इन मशीन इफ द ड्रिवन स्पीड, N बराबर आपका दिया हुआ है 1500 RPM, और आपका फ्लक्स बराबर दिया हुआ है 7 वेबर। तो आपसे पूछ रहा है ईजी, तो ईजी बराबर आप लोग क्या पढ़े मैम, NPZ5 बाई क्या पढ़े, 60A, ठीक है। आपका वेबर मिली वेबर है तो क्या हो जाएगा 7 गुना 10 का पावर -3 फ्लक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। N कितना है 1500, P कितना है 4, Z कितना है 1020 और फाई कितना है 7 गुना 10 का पावर -3 और ये 60, और वेव बाइंडिंग के लिए A बराबर क्या हो जाएगा 2। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 357 वोल्ट। कितना आ जाएगा आपका 357 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई द स्पीड कंट्रोल मेथड दैट इज शोन इन द फिगर। तो ये कैसा स्पीड कंट्रोल मेथड है, तो ये आपका फील्ड डाइवर्टर मेथड है। कैसा है, फील्ड डाइवर्टर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, कह रहा है द मोटर जनरेटर सेट कैन बी यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम एसी टू डीसी बाय यूजिंग। तो जो मोटर और मोटर जनरेटर सेट जो यूज होता है वो इंडक्शन मोटर होता है और डीसी जनरेटर होता है। क्या लगा रहता है, इंडक्शन मोटर और डीसी जनरेटर, इसका हम लोग यूज करते हैं वार्ड लियोनार्ड मेथड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है इन 8 पोल डीसी जनरेटर हाउ मेनी साइकिल्स ऑफ ईएमएफ आर जनरेटेड इन 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द आर्मेचर। तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज फॉर द फील्ड कॉइल्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो फील्ड कॉइल्स के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो आपका कॉपर होता है। कॉइल्स मतलब क्या हो गया, आपका कंडक्टर हो गया, ठीक है। कह रहा है द आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन इज डैश विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड पोल्स एंड डैश विथ रेफरेंस टू आर्मेचर। तो क्या होता है, द आर्मेचर एमएमएफ जो होता है डीसी मशीन में वो फील्ड पोल्स के क्या होता है, स्टेशनरी होता है, और आर्मेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, रोटेटिंग होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिएगा, ईजी का वैल्यू बनाना है, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन हैज अ रेसिस्टेंस इज 0.9 ओम एंड इट्स रेसिस्टेंस वैल्यू कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो आपका रेसिस्टेंस वैल्यू कम कब होगा, तो ये किस कैटेगरीज में आएगा, तो ये लो रेसिस्टेंस के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं,
कह रहा है आइडेंटिफाई द डीसी मशीन इन द गिवन फिगर। तो आपका ये किस तरह का फिगर है, तो ये जो आपका है ये फिगर है आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का। अलग से हम लोग क्या किए हैं, इसको एक्साइट किए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फील्ड वाइंडिंग्स इन डीसी कंपाउंड जनरेटर इज इक्वल टू। तो जो आपका फील्ड वाइंडिंग्स होता है डीसी कंपाउंड जनरेटर में वो 2 होता है, एक तो आपका ये होता है और एक आपका ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है इन डीसी मशीन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन ब्रश कम्यूटेटर। तो आपका जो ब्रश कम्यूटेटर होता है ना, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप करता है वो 1 से 2 वोल्टेज करता है। कितना वोल्टेज करता है आपका, 1 से 2 वोल्टेज आपका ड्रॉप कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है बताइए ये किसका डायग्राम है, तो ये आपका डीसी सीरीज मोटर है। क्या है आपका, डीसी सीरीज जनरेटर है, सॉरी जनरेटर है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज प्लॉटेड बिटवीन। तो ये लोड टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट के बीच में क्या होता है, प्लॉट किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है स्ट्रे लॉसेस आर काउज ड्यू टू। स्ट्रे लॉसेस किसकी वजह से आता है, तो आपके फ्लक्स के लीकेज की वजह से आता है। कह रहा है इन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोथ जनरेटर एंड मोटर आर वर्किंग। किस इफेक्ट में, ऐसा कौन सा इफेक्ट में आपका करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है जिसमें मोटर और जनरेटर साथ में वर्क करते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट में आपका मोटर और करंट क्या होता है, एक ही तरह का वर्किंग करता है, ठीक है। बियरिंग्स का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो बियरिंग्स का यूज होता है शाफ्ट को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, शाफ्ट को फ्रीली रन करने के लिए, रबिंग एक्शन से मिनिमाइज करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इन 4 पोल डीसी जनरेटर हैविंग लैप बाइंडिंग। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर पी होता है, तो कितना हो जाएगा, 4। आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है द फील्ड कॉइल्स ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेल्ट्स ऑफ। तो किसका बना हुआ रहता है, कॉपर का। किसका बना हुआ रहता है आपका, कॉपर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स किसकी तरह फंक्शन करता है, तो स्प्लिट रिंग्स को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, कम्यूटेटर भी बोल देते हैं। और ये क्या करता है, आउटपुट को जनरेट करता है यूनि डायरेक्शनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना हुआ रहता है। ये सेगमेंटेड फॉर्म में रहता है और इस पे हम लोग जो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं वो माइका का रहता है, जिसका थिकनेस कितना रहता है, 0.3 mm से लेकर 0.5 mm तक, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द व्हाट इज द काउज ऑफ हैवी स्पार्किंग इन द ब्रशेस ऑफ डीसी जनरेटर। हैविंग स्पार्किंग किसकी वजह से होता है, अगर हम इसका पोजीशन जो है MNA से चेंज होता है तो क्या होता है, हैवी स्पार्किंग होता है। इसलिए हमको पोजीशन को क्या करना रहता है, ब्रश को हमेशा MNA पे रखना पड़ता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे ही हमको क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, जिससे स्पार्किंग ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देयर आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज मेड ऑफ लैमिनेशन। हम लोग लैमिनेशन किससे बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है द आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड डीसी मशीन। तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। लैमिनेट क्यों करते हैं, तो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। कह रहा है वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन। वेव वाइंडिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं, लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए। कहाँ करते हैं, लो करंट और हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर इज ऑल्सो नोन एज। तो जो आपका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द पेरिफेरल डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ कॉइल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कॉइल पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉइल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द डीसी शंट जनरेटर डिपेंड्स ऑन। तो जो आपका पोलैरिटी होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो किसके डिपेंड करता है, रोटेशन के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपका आर्मेचर किस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द सीरीज वाइंडिंग असिस्ट द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द शंट वाइंडिंग। तो इस तरह के जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर बोलते हैं, जिसमें phi-SH क्या करता है, phi-SE को सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या कह रहा है, शाफ्ट टॉर्क लेस देन द आर्मेचर टॉर्क इन अ डीसी सीरीज मोटर वाई। तो आपका जो शाफ्ट टॉर्क होता है वो लेस होता है आर्मेचर टॉर्क में, वो स्ट्रे लॉसेस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? स्ट्रे लॉसेस की वजह से। कह रहा है इट सेपरेटली वोल्टेज एक्साइटेड डीसी जनरेटर, क्या होता है आपका? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, या तो वोल्टेज एक्साइटेड हो सकता है या फिर करंट एक्साइटेड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या करता है? आपके फ्लक्स को स्ट्रेंथ करता है? नहीं मैम, ये आपके फ्लक्स को कमजोर कर देता है। डिस्टॉर्शन ऑफ मेन फील्ड फ्लक्स अलोंग द एयर गैप पेरिफेरली कॉल्ड ए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, यस। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग लीड्स टू स्पार्किंग इन द ब्रशेस, यस। नेट रिडक्शन हो जाता है मेन फ्लक्स का, जिसको हम लोग डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कह रहा है बताइए ये किस तरह का फिगर है आपके डीसी जनरेटर का। तो ये आपका कौन सा फिगर है? ये आपका शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर है। कैसा है? शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है व्हेन मैग्नेटिक रिवल्सर्स आर इंक्रीज इन डीसी जनरेटर कौन सा लॉसेस होगा आपका? तो आपका हिस्टेरेसिस लॉसेस होगा। क्या होगा आपका? हिस्टेरेसिस लॉसेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है इन डीसी जनरेटर आर्मेचर लैप वाइंडिंग हाउ मेनी पैरेलल पाथ मस्ट बी देयर। तो जो पैरेलल पाथ होता है वो इक्वल नंबर होता है पोल्स के, ठीक है, लैप वाइंडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में आपका आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है? ये नंबर ऑफ पोल्स को इंक्रीज नहीं करता है। क्या नहीं करता है? नंबर ऑफ पोल्स को इंक्रीज नहीं करता है। ये आपके जनरेटेड ईएमएफ को कम कर देता है, कम्यूटेशन का प्रॉब्लम लाता है, एमएनए को शिफ्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, आपका इन डीसी जनरेटर आर्मेचर इज सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग हाउ मेनी पैरेलल पाथ। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है इन डीसी जनरेटर पोल्स आर ज्वाइंटेड टू योक विद द हेल्प ऑफ। तो किसके हेल्प से जुड़ा हुआ रहता है? बोल्ट्स और वेल्डिंग की वजह से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो मैंने आपका देखिए डीसी करंट मोटर में हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? इन डीसी सीरीज मोटर जो शाफ्ट टॉर्क होता है वो लेस होता है आपके आर्मेचर टॉर्क से। वो किसकी वजह से होता है? तो वो आपके स्ट्रे लॉसेस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? आपके स्ट्रे लॉसेस की वजह से होता है। कह रहा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल टू। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए एप्लीकेबल होता है? डीसी मोटर के लिए, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखिएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वार्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो जो आपका वार्ड लियोनार्ड मेथड होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। क्या होता है आपका? कॉस्टली होता है, ठीक है। कह रहा है द ड्रिवन प्रोड्यूस लेस नॉइज। तो ये बात आपका क्या है? सही नहीं है। द सिस्टम इज वेरी चीप, ये भी बात आपका सही नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है? द स्पीड कैन नॉट बी कंट्रोल इन द बोथ डायरेक्शन, ये भी बात सही नहीं है। तो सिर्फ आपका क्या सही है? द मोटर कैन रन विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें मोटर क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड बिटवीन कम्यूटेटर सेगमेंट। तो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं वो क्या रखते हैं? माइका रखते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, इसमें क्वेश्चन भी आपका देखिएगा सेम रहेगा। डीसी सीरीज मोटर स्टार्टेड बाय। तो डीसी सीरीज मोटर हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? तो हम लोग डीसी सीरीज मोटर 2 पॉइंट स्टार्टर से करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर से किसका करते हैं? तो मैम संट और कंपाउंड का करते हैं। और 4 पॉइंट स्टार्टर से भी हम लोग किसका करते हैं? संट और कंपाउंड से करते हैं, ठीक है। कह रहा है द स्पीड ऑफ डीसी संट मोटर इज कंट्रोल बाय द फील्ड कंट्रोल मेथड इन दैट सिचुएशन विच इज द मोस्ट सुटेबल स्टार्टर। तो आपका जो सबसे मोस्ट सुटेबल स्टार्टर रहता है वो 4 पॉइंट स्टार्टर रहता है। क्या रहता है? 4 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट आर द टॉर्क एंड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी करंट। तो जो आपका टॉर्क और आर्मेचर करंट होता है वो डायरेक्टली या लीनियर क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। किसमें? डीसी संट मोटर में, ठीक है। डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये पढ़ाया था ना मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है वाई आर कार्बन ब्रशेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स में कार्बन का ब्रश क्यों यूज करते हैं? तो ये क्या करता है? प्रोवाइड पाथ करता है, करंट को फ्लो करने के लिए क्या करता है? पाथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है? पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज देन द बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर इज। तो आप क्या पढ़े कि आप पढ़े ईबी बराबर क्या होता है आपका? ईबी बराबर होता है आपका के फाई क्या होता है? एन होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? जब आपका डीसी शंट मोटर का स्पीड अगर इंक्रीज करेगा तो आपका बैक ईएमएफ भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज, क्योंकि ये बढ़ेगा तो आपका ये भी बढ़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन 4 पोल डीसी मशीन, अगर आपका 4 पोल डीसी मशीन है तो अल्टरनेट पोल्स क्या होगा, नॉर्थ एंड साउथ होता है। क्या होता है इसमें पोल्स होता है एक एन एक एस, एक एन एक एस, कभी बराबर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए डीसी सीरीज मोटर, एक डीसी सीरीज मोटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड ऑन लोड, लोड पे ही उसको स्टार्ट करते हैं, नो लोड पे कभी स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें जो करंट होता है बहुत ही हाई होता है और स्पीड भी बहुत ही हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट करंट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है आयरन लॉस ड्यूरिंग द स्विनबर्न टेस्ट इज कंसिडर, जो आपका आयरन लॉस होता है स्विनबर्न टेस्ट के वो क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द सीरीज फील्ड डाइवर्टर स्पिन कंट्रोल मेथड इज मेनली यूज्ड इन, तो ये आपके इलेक्ट्रिक ट्रेन में यूज होते हैं। कहाँ यूज होते हैं, आपके ट्रेन में यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अ सिंपल स्टार्टर ऑफ अ डीसी मोटर, तो आपका जो स्टार्टर वो क्या काम करता है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या होता है, कनेक्टेड होता है सीरीज में किसके साथ, आर्मेचर के साथ। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस आपका कौन सा होता है, तो कॉपर लॉस आपका जो होता है वो वेरिएबल लॉस होता है। ठीक है, कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ डीसी स्टार्टर, तो इसमें कौन सा डीसी स्टार्टर नहीं है, 1 पॉइंट स्टार्टर आपका डीसी स्टार्टर नहीं है। ठीक है, कह रहा है द इंड्यूस्ड वीएमएफ इन ए डीसी मशीन इज प्रोपोर्शनल टू, तो जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ई जी बराबर क्या होता है आपका, एन पी पाई जेड बाई 60 है, तो किसके किसके प्रोपोर्शनल होता है आपके, तो मैम स्पीड के, पोल के, फ्लक्स के और करंट के, तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ फील्ड फ्लक्स एंड स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द सेगमेंट ऑफ कम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन्स आर मेड ऑफ, तो आपका जो कम्यूटेटर का सेगमेंट्स होता है वो किससे बना हुआ रहता है, आपका कॉपर का बना हुआ रहता है। किससे बना हुआ रहता है, कॉपर का। एज द लोड इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर, तो आपका जब लोड इंक्रीज करता है तो आपका जो स्पीड होता है डीसी शंट मोटर का वो स्लाइटली डिक्रीज क्या करता है, स्लाइटली डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच मोटर इज यूज टू ड्राइव कॉन्स्टेंट स्पीड लोड, तो आपका कॉन्स्टेंट स्पीड से कौन घूमता है, तो आपका डीसी शंट मोटर जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड से ही घूमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी रिवर्स, तो हम लोग रोटेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो हम आर्मेचर वाइंडिंग को चेंज कर सकते हैं या तो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स को चेंज करके, आइदर आर्मेचर या फील्ड टर्मिनल्स। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्टेड द आर्मेचर रेसिस्टेंस, आपका आर्मेचर रेसिस्टेंस को कौन सा फैक्टर नहीं करेगा, तो जो फ्लक्स जनरेट होगा एम्पलीट्यूड वो कभी आपके आर्मेचर रेसिस्टेंस के फैक्टर पे अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, कह रहा है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ करंट इन अ कॉइल एट अ यूनिफॉर्म रेट एज द कॉइल पासेस द ब्रश इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल कॉम्यूटेशन। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेशन। करंट के रिवर्सल को कॉम्यूटेशन बोलते हैं, अगर करंट कंप्लीट रिवर्स कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल कॉम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ए डीसी सीरीज मोटर शुड नॉट बी स्टार्टेड ऑन लो लोड, क्यों हम लोग नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते हैं डीसी सीरीज मोटर का, क्योंकि जो इसका जो करंट होता है वो बहुत ही क्या होता है, हाई होता है। अंडर नो लोड द डीसी सीरीज मोटर रन्स एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से घूमता है, जिसका आपका आर्मेचर ये सब क्या हो सकता है, जल सकता है। ठीक है, इसका यूज हम लोग क्रेन, होस्ट, ट्रॉली, कार, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, कन्वेयर, ये सब में भी किसका यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस का एग्जांपल कौन है, तो आपका आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस होता है वो लो रेसिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Which type of DC machine losses contribute to about 30 to 40% of the full load losses, तो कौन सा लॉसेस होता है आपका, आर्मेचर कॉपर लॉसेस जो होता है वो फुल लोड का 30 to 40% क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और मैकेनिकल लॉसेस 10 to 20%, और फील्ड कॉपर लॉस कितना, आपका जो आर्मेचर कॉपर लॉसेस है 30 to 40% और फील्ड कॉपर लॉसेस 20 to 30%, और स्ट्रे लॉसेस ओनली 1% करता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द एवरेज ईएमएफ जनरेटेड पर कंडक्टर इन 1 रिवॉल्यूशन इन डीसी मोटर, तो ये किसके बराबर होता है, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस आर कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरिएबल लॉसेस ऑफ डीसी मशीन, तो आपका वेरिएबल लॉसेस कौन सा हो जाएगा, आपका फील्ड कॉपर लॉस क्या होगा, आपका वेरिएबल लॉसेस हो जाएगा। कह रहा है इन विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, डीसी सीरीज मोटर। कौन सा मोटर हो जाएगा आपका, डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
कह रहा है इन डीसी मशीन द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विच टेक प्लेस इन द वाइंडिंग एलिमेंट जस्ट बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द शॉर्ट सर्किट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कॉम्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डीसी मोटर हैज शंट फील्ड कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सीरीज अमलफिकेशन ऑफ द बोथ द सीरीज फील्ड कॉइल एंड द आर्मेचर। तो इसमें कौन सा होता है आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड होता है, जो दोनों के क्या होता है पैरेलली कनेक्ट होता है। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर द रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज एम्प्लॉयड व्हेन द लोड इज। अगर डीसी शंट मोटर है तो आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग कब एम्प्लॉयड होगा, जब लोड आपका ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक में रहेगा। किस कैरेक्टरिस्टिक में रहेगा, आपका ओवरहॉलिंग कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर ओवर बेस स्पीड, बेस स्पीड से ज्यादा किस में होता है आपका, तो फील्ड कंट्रोल में होता है। किस में होता है, फील्ड कंट्रोल में। और आर्मेचर रेजिस्टेंस में क्या होता है, बी से कम रहता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। कह रहा है कन्वेयर्स रिक्वायर्स डैश ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क, तो कन्वेयर को कैसा टॉर्क चाहिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। क्या चाहिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। कह रहा है व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग कंडक्टर इंक्रीज, अगर आपका मूविंग कंडक्टर का स्पीड इंक्रीज कर गया तो इंड्यूस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा द मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर इज प्लॉटेड बिटवीन, तो ये किसके किसके बीच में प्लॉट किया जाता है, फ्लक्स और फील्ड करंट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कुमुलेटिवली कंपाउंड डीसी मोटर का जो स्पीड होता है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सप्लाई वोल्टेज को वैरी करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप एट द जंक्शन ऑफ मेटल कार्बन ब्रश एंड कम्यूटेटर ऑफ ए डीसी मोटर, तो ये कितना होता है, ये 0.3 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0.3 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ डीसी मोटर, किसी भी डीसी मोटर का स्टैंडर्ड स्पीड 1000 से 20,000 आरपीएम तक होता है। कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिड्यूस वोल्टेज एसी स्टार्टर्स आर देयर, तो कितना होता है आपका 5 होता है। ऑटो, ट्रांसफर, प्राइमरी रेसिस्टर, पार्ट वाइंडिंग, स्टार, डेल्टा, सॉलिड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Why do we not conduct Swinburne test on a DC सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर पे इसका स्पीड जो होता है बहुत ही हाई होता है और क्या हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट द लोड द आर्मेचर करंट इज लेस, जो आपका नो लोड पे होता है आर्मेचर करंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है। कह रहा है हाउ कैन बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स, तो आप लोग किसी भी डीसी शंट मोटर का डायरेक्शन कैसे रिवर्स कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, फील्ड बाइंडिंग टर्मिनल्स को चेंज कर दो, या तो फिर आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल्स को आप लोग चेंज कर दो। कह रहा है इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल थंब आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, तो थंब आपका रिप्रेजेंट करता है क्या, फोर्स को। किसको बताता है, फोर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी सीरीज मोटर इज यूज, तो डीसी सीरीज मोटर आपका कहाँ यूज होगा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। कहाँ यूज होगा आपका, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है विच इज रिप्रेजेंटेड द डायनेमिक ब्रेकिंग ऑफ मोटर, तो मोटर का डायनेमिक ब्रेकिंग कौन रिप्रेजेंट करता है, तो ये सोर्स और कनेक्टेड अक्रॉस, जब आपका सोर्स जो होता है डिस्कनेक्ट हो जाता है रेसिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, कह रहा है व्हाट नेम इन मैकेनिकल रेक्टिफायर नोन इन डीसी मशीन, तो मैकेनिकल रेक्टिफायर के रूप में कौन जाना जाता है आपका, कॉम्यूटेटर। कौन जाना जाता है, कॉम्यूटेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए लैमिनेशन इन द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी मोटर, तो लैमिनेशन हम लोग किस लिए करते हैं, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर, ये किस तरह का डीसी मोटर है, तो ये आपका डीसी शंट मोटर है। कैसा मोटर है आपका, डीसी शंट मोटर है। ठीक है, कह रहा है द डीसी मोटर विल नॉट स्टार्ट इफ देयर इज, अगर आपका डीसी मोटर ओवरलोड पे है तो नहीं स्टार्ट होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा है तो नहीं स्टार्ट होगा, वोल्टेज टर्मिनल पे नहीं है तो नहीं स्टार्ट होगा, अगर बियरिंग फ्रोजन है तब भी नहीं स्टार्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन। कह रहा है जॉगिंग कंट्रोल द इनकॉर्पोरेटेड इन द, तो जॉगिंग किस में होता है आपका, लेथिंग मशीन में भी होता है, मिलिंग मशीन में भी होता है, ग्राइंडिंग मशीन में भी होता है, पेपर कटिंग मशीन में भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
कह रहा है 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो मैम 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ हम लोग शंट के लिए भी और कंपाउंड दोनों के लिए करते हैं। तो क्या हो जाएगा डी आंसर। कह रहा है डीसी शंट मोटर आर स्टिल प्रेफर फॉर यूज इन, तो डीसी शंट मोटर का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, लैथे में करते हैं। कहाँ करते हैं, लैथे में। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा आपका मोटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका मोटर। व्हाट इज द मेन हार्ट ऑफ डोल स्टार्टर, डोल स्टार्टर का जो मेन हार्ट होता है वो रिले कॉइल होता है। कौन होता है, रिले कॉइल, ठीक है। विच पार्ट ऑफ डीसी मोटर कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेमिनेशन इन द आर्मेचर करंट ऑफ, तो क्या करेगा, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी सीन इन, तो डीसी मोटर का एप्लीकेशन कहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ट्वाइस में। कहाँ देख सकते हैं आप लोग, ट्वाइस में। कह रहा है इन विच मेथड ऑफ द डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल इन बोथ डायरेक्शन, तो आपका कौन सा हो जाएगा, वॉर्ड लियोनार्ड मेथड। कौन सा मेथड हो जाएगा, वॉर्ड लियोनार्ड मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ डीसी मशीन्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ योक इज द प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर पोल्स, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहा है पोल्स आर लेमिनेटेड ड्यू टू हिस्टेरेसिस लॉस, ये आपका गलत है। हम लोग लेमिनेट इसलिए करते हैं ताकि एडी करंट लॉस क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है। कम्यूटेटर कलेक्ट्स करंट फ्रॉम द आर्मेचर कॉइल्स, ये बिल्कुल सही है। ब्रश कलेक्ट करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर, ये भी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्मेचर टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, तो जो आपका आर्मेचर टॉर्क होता है वो डीसी मोटर के किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपके फ्लक्स और आर्मेचर करंट पे। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी इंक्रीज एबव रेटेड स्पीड, तो अगर आपके रेटेड स्पीड से अगर बढ़ाना है तो आप क्या कीजिएगा, आप रेसिस्टेंस को किस में, फील्ड वाइंडिंग के साथ क्या कीजिएगा, इंक्रीज कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज द रेसिस्टेंट करंट इन सीरीज विथ फील्ड वाइंडिंग, तो क्या हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है। ये आपका कौन सा मेथड है, फील्ड कंट्रोल या फील्ड फ्लक्स मेथड है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कह रहा है फ्रॉम द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द रिस्पेक्टिव टाइप्स ऑफ मोटर, तो ये किस तरह का मोटर है आप बताइए, तो ये आपका ब्रशलेस डीसी मोटर है। कौन सा मोटर है, ब्रशलेस डीसी मोटर है। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ एसी मोटर स्टार्टर, तो एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या होता है, मैग्नेटिक स्टार्टर। क्या होता है, मैग्नेटिक स्टार्टर, ठीक है। कह रहा है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर कैन बी डन बाय, तो आपका स्पीड कंट्रोल किस किस से हो सकता है, आपका फ्लक्स कंट्रोल मेथड से क्या हो सकता है, आपका स्पीड कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आउटर पार्ट ऑफ डीसी मशीन इज नोन एज, तो इसको हम लोग योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज कंट्रोल बाय अप्लाइंग, तो आपका डीसी कंट्रोल मेथड कैसे होता है, आप वोल्टेज को क्या करते हैं, आर्मेचर के अक्रॉस वेरिएबल करके, ठीक है। वेयर इज डीसी मोटर इज प्रीफर्ड ओवर एसी मोटर, आपका डीसी मोटर क्यों प्रीफर किया जाता है एसी मोटर के कंपैरिजन में, ये आपको वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर के साथ, ठीक है।